नहीं हुई है अभी स्टार्ट, वेटिंग दिखा रहा है। इसमें पानी मुझे दे देना। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर एम अंसारी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों आवाज़ आ रही है? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से क्लियर करिए बेटा, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? वालेकुम अस्सलाम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। हाँ बेटा मैं दिखूंगा, बिल्कुल दिखूंगा, मैं कहाँ जाऊंगा दिखूंगा नहीं तो, बिल्कुल दिखूंगा मैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जल्दी से लिंक शेयर करिए बेटा, जल्दी से लिंक शेयर करके वापस आइए। not remove earwax with cotton swabs. चले बेटा जल्दी से, बहुत फास्ट ज्वाइन करिए। हेलो 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 एवरीवन बेटा, बोल तो दिया, आप कितने बार बोल पाओगे, है ना? चलें, सब कुछ सही है ना बेटा? जल्दी से लिंक शेयर करिए, बाकी हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रणाम बेटा, नमस्ते, वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून। चलें स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हम लोगों का जो एक चैप्टर छूटा हुआ था, आज का हमारा टाइम हमारे पास में बचा हुआ है, तो एक जो चैप्टर छूटा हुआ था उस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे आज, है ना? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस वीक का जो टारगेट था हम लोगों का, उस टारगेट को पूरा करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा डी और एफ ब्लॉक चैप्टर छूटा हुआ है उस डी और एफ ब्लॉक चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लेक्चर में बेटा हम लोग वही डी और एफ ब्लॉक का चैप्टर जो हम लोगों का छूटा हुआ था उसी को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है ना बेटा? तो देखिए यहां पर चैप्टर हमारा रहेगा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना? मैं यानी डॉक्टर एम ए अंसारी, 9+ ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है, आप लोग जानते ही हैं। और इसके बाद में अगर आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल से किसी भी तरीके की पीडीएफ्स, चैप्टर के नोट्स या डीपीपीस की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल इंटेलिजेंस करियर इंस्टीट्यूट से जुड़िए। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, है ना बेटा? हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको फेस करते हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करिए और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। इसके बाद बेटा जो जुनून क्रैश कोर्स में आपकी फैकल्टीज हैं, फैकल्टीज में आपकी फिजिक्स आपको इंजीनियर एमडीआर सर पढ़ाते हैं। फिजिक्स की क्लास की टाइमिंग आप जानते ही हैं, 11 बजे होती है। केमिस्ट्री की क्लास 2 बजे से होती है, मैं पढ़ाता हूं। बायोलॉजी डॉक्टर हैदर सर पढ़ाएंगे और क्लास जो है 5 बजे से होगी आपकी। चले इसके बाद में हम लोग आज बात करेंगे बच्चों डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट की, और बिल्कुल अलग तरीके से हम लोग डी और एफ ब्लॉक के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। बेटा टेस्ट में ये चैप्टर नहीं आएगा, आप लोगों को टेस्ट का जो भी प्लानर था वो दे दिया गया है। क्वेश्चन वाइज, चैप्टर वाइज जो भी वेटेज था टेस्ट पेपर के लिए वो भी आपको दे दिया गया है। तो मुझे लगता नहीं है कि ये क्वेश्चन अराइज होता है या ये क्वेश्चन पूछने की जरूरत होती है ना? मैंने आपको दे दिया है, आपको जो है ग्रुप में पहुंच गया होगा टेलीग्राम में, है ना? वहां पर बता दिया गया है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, बताया गया है ना? तो इसीलिए ये टेस्ट में नहीं आएगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो इस वाले चैप्टर को हम लोग अगले टेस्ट पेपर में इंक्लूड करेंगे। मुझे लगता है बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए जल्दी से आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, इंट्रोडक्शन टू डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। जो हमारे डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनसे हम लोग कैसे इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, कैसे हम लोग इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, है ना? तो देखिए डी ब्लॉक के एलिमेंट्स किसको बोला जाता है कि वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे? ऐसे एलिमेंट, वो एलिमेंट जिनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो किसमें एंटर करता है? लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी सब सेल में एंटर करता है तो उन एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं क्या बोलेंगे बेटा? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बोलेंगे। और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोला जाता है। तो देखिए व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट? वी हैव मैनी डेफिनेशंस ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट। कई तरीके से हम लोग इनको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। बहुत
इनको जो है हम लोग एक से ज्यादा तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट तो हमारा ये होगा, द एलिमेंट इन विच द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द n-1d सबसेल। अब यहां पर समझिएगा, यहां n-1d क्यों लिखा गया, क्योंकि आपको पता है जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो किस में जाता है, अंदर वाली सेल में जाता है, क्योंकि ns2n-1d करके हम लोग इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, इनर वाली सेल में जाएगा, d जो होगा वो इनर वाली सेल होगी, इसीलिए यहां पर लिखा जाएगा क्या, n-1d सब सेल। अगर यही बात मुझे f के लिए करनी होगी बेटा तो मैं क्या करूंगा, n-2f लिखेंगे हम लोग, है ना। इसी तरीके से हम लोग d ब्लॉक में 4 सीरीज की बात करेंगे, अभी थोड़ी देर के बाद वो 4 सीरीज आपको देखने के लिए मिलेंगी। दूसरी डेफिनेशन इसकी इस तरीके से हो सकती है, द एलिमेंट्स इन विच द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन या लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द पेनल्टीमेट सेल। कौन सा सेल, पेनल्टीमेट सेल, ठीक है ना। जब f ब्लॉक में हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि d और f दोनों की बात करनी है, तो वहां पर हम लोग टर्म यूज करेंगे एंटी पेनल्टीमेट सेल। कौन सा टर्म यूज करेंगे, एंटी पेनल्टीमेट सेल। तो देखिए डी ब्लॉक में पढ़ते समय आप लोग जो है एफ को कंपेयर करते चलिए, वहां पर जाकर के चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, हम लोग उसको काफी स्पीड में आगे कवर अप करेंगे। तो जब पेनल्टीमेट सेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो भी हम बोलेंगे कि वो डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, है ना। इतनी बातें आप लोगों ने क्लियर की। अब इसको समझते हैं, पीरियोडिक टेबल आप लोग कई बार देख चुके हो। पीरियोडिक टेबल में वेयर कैन यू फाइंड द डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहां मिलेंगे आपको पता है। ये एलिमेंट आपके कौन से होते हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। बीच में हमारा एस और पी के बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट्स रखे गए हैं। ये लास्ट में जो पीरियोडिक टेबल के नीचे 2 सीरीज बनाई गई हैं, इन 2 सीरीज में एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स रखे गए हैं। 14 एलिमेंट्स आते हैं, इन सब में आपको पता है। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है एस ब्लॉक में रखे गए हैं। जब मैंने आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाई थी तो सब कुछ बताया था कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर कहां से कहां बढ़ता है, कहां से कहां घटता है। उम्मीद है कि सारी चीजें आप लोगों को पता होंगी। इधर जो एलिमेंट रखे गए हैं पी ब्लॉक में, जनरली नॉन मेटल्स हमें यहीं पर मिलते हैं, कहीं और नहीं मिलते हैं। तो ये जो होता है हमारा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव साइट होती है यहां पर, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। बात क्लियर है बेटा। क्या हुआ, बैकग्राउंड में दिख नहीं रहा कुछ बेटा। एमन ये बात तो पूछने वाली है ही नहीं कि आज ये चैप्टर पूरा करेंगे क्या वाला क्या मसला है बेटा। नहीं, पूरा ही होता है हर दिन चैप्टर जो भी होता है, और एक दिन में 2 होते हैं, नहीं पता है क्या। आप तो रेगुलर कस्टमर हैं हमारे। सर ब्राइटनेस कम करवाइए, उसको बुला के ब्राइटनेस इसकी थोड़ी कम कर दो, थोड़ा सा लाइट दिख रहा है। चले बेटा अभी करवाते हैं, एकदम सही होता है, ठीक है ना। सब कुछ दिखेगा, क्लियर कट दिखेगा। तो इतनी बातें हुई। इसके बाद में मैंने अभी आपको बताया कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, इन एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। अभी इसी डी ब्लॉक में आपको देखने के लिए मिलेंगे कि कुछ ऐसे भी होते हैं जिन एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोल पाते हैं। नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है, जो कि हमारे सेकंड बी ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। कौन से ग्रुप के, सेकंड बी ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, उनको नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, ये रीजन मैंने आपको बताया था पीरियोडिक टेबल में। जिंक, कैडमियम, मरकरी वाला जो हमारा ग्रुप होता है, जिसको हम लोग ग्रुप नंबर सेकंड बी बोलते हैं या ग्रुप नंबर 12 बोलते हैं, वो नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट बोले जाते हैं। उसका रीजन ये होता है कि उसमें जो डी वाला सबसेल होता है वो क्या होता है, पूरा कंप्लीटली फिल्ड होता है, D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अभी मैं कॉन्फ़िगरेशन में आऊंगा तो आपसे डिस्कस करूंगा, है ना बेटा। चलिए तो आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। हाउ मेनी डी सीरीज आर देयर इन द डी ब्लॉक, जल्दी से बताइए डी ब्लॉक में कितनी सीरीज होंगी, आपको कितनी सीरीज देखने के लिए मिलेंगी। ये बात आपको पहले से पता है। पीरियोडिक टेबल में जब हम बात करते थे तो हमने वहां पर आपको बताया था कि डी ब्लॉक जो होता है वो स्टार्ट होता है हमारा 4th पीरियड से। किससे स्टार्ट होता है बेटा, 4th पीरियड से स्टार्ट होता है। तो कॉमन सेंस वाली बात आप लोग यहां देखेंगे, अगर 4th पीरियड से डी ब्लॉक स्टार्ट होगा, इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग n-1d करके लिखते हैं ना बेटा। तो यहां से बताओ अगर n की वैल्यू, ये जो n होता है वही पीरियड नंबर ही तो होता है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही तो होता है। तो 4 - 1 करोगे तो बताओ कौन सी सीरीज मिल जाएगी बेटा, यहां से मिल जाएगी आपको 3d सीरीज। कौन सी सीरीज, 3d सीरीज मिल जाएगी। इसका मतलब 3d सीरीज जो होगी वो हमारी 4th पीरियड में पाई जाएगी। अगर मैं 5 कर लूं तो यहां पर बेटा क्या करोगे, n-1d करोगे तो जल्दी से बताओ यहां पर क्या आ जाएगा, 5 - 1
मतलब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4D। कौन सी सीरीज बेटा, 4D सीरीज, है ना। अगर 6 पीरियड में देखोगे, क्योंकि टोटल पीरियड होते हैं कितने, 7 होते हैं, 7 होते हैं टोटल पीरियड, तो ये हो जाएगा 6 - 1 D इज इक्वल टू कौन सा आ जाएगा, 5D सीरीज। 5D सीरीज कहां पाई जाएगी बेटा, 6 पीरियड में। और लास्ट पीरियड हमारे पास है 7th पीरियड, तो n-1D करके देखोगे तो यहां से मिलेगा क्या बेटा, 7 - 1D, और ये हो जाएगी हमारी 6D सीरीज। कौन सी सीरीज, 6D सीरीज। क्या कोई 7D सीरीज भी होती है, नहीं बेटा, बिल्कुल भी 7D सीरीज नहीं होती है। ब्राइटनेस कम और कम करो, सही में नहीं दिख रहा है, बुला उसको। अरे कोई बात नहीं यार, काले दिख जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन ये तो दिखना चाहिए ना जो पढ़ा रहे हैं। बुलाओ बुलाओ। हाँ बेटा दिखाई देगा देगा देगा, अभी मैं मिटा नहीं रहा हूं, बिल्कुल परेशान मत हो, सब कुछ दिखाई देगा। एहतसाम, कम करो इसको, कम करने के लिए बुलाए थे, तुम क्या करके गए। सुनते भी ज्यादा हो तुम। बर्थडे के क्लियर दिखना चाहिए। बेटा बस अभी दिखेगा, बिल्कुल अच्छा दिखेगा, एकदम सुंदर सुंदर दिखेगा, जैसे रोज दिखता था, है ना। इनायत बेटा पेन की प्रॉब्लम नहीं है, पेन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। अभी बस 1 मिनट की बर्दाश्त करो, 1 मिनट में जो है सही हो जाएगा। अरे बेटा कुछ नहीं दिख रहा, ऐसा मत बोलो, हम तो दिख ही रहे होंगे यार, हम तो अंधेरे में भी खड़े हो जाते हैं तो उजाला हो जाता है, तुम लोग कह रहे हो कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसी बात करोगे। हैं, देखो कितना क्लियर दिख रहा है, सही दिखेगा, सही दिखता है वो। बेटा आप बताओ, एकदम टकाटक है ना, बस ठीक है सर, हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं। अब मुझे देखने की कोशिश मत करना तुम लोग, ठीक है, चलो, क्योंकि मुझे देखोगे तो मैं नहीं दिखूंगा। अब आ जाओ बेटा, तो कितनी सीरीज होती है, 4th पीरियड में हमारी 3D सीरीज मिलेगी, 5th पीरियड में हमारी 4D सीरीज मिलेगी, 6th पीरियड में हमें 5D सीरीज मिलेगी, और 7th पीरियड में हमें 6D सीरीज मिलेगी। कुल मिलाकर के हम ये बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा 4 सीरीज। कितनी सीरीज होंगी, 4 सीरीज होंगी। अभी हम हर एक सीरीज के बारे में बात करेंगे कि कौन सी सीरीज कहां से स्टार्ट होती है, कौन सी सीरीज कहां से स्टार्ट होती है, कहां खत्म होती है, कितने एटॉमिक नंबर से स्टार्ट होती है, कितने एटॉमिक नंबर पर खत्म होती है, उसकी पूरी पूरी बात करेंगे हम लोग, है ना बेटा। चलिए आगे आइए, आगे आइए, स्टार्टिंग एलिमेंट की बात करेंगे, कौन सा होगा। देखिए 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे। स्कैंडियम, यटर्बियम, लैंथनम, एक्टिनियम, ये जो एलिमेंट होते हैं हमारे फर्स्ट एलिमेंट होते हैं किसी भी सीरीज के। किसी भी सीरीज का पहला एलिमेंट है 3D सीरीज का पहला एलिमेंट स्कैंडियम, 4D सीरीज का पहला एलिमेंट यटर्बियम, और 5D सीरीज का पहला एलिमेंट लैंथनम, 6D सीरीज का पहला एलिमेंट जो होता है वो एक्टिनियम होता है। इसके बाद अगर हम बात करें ये ग्रुप कौन सा है, तो बेटा ये ग्रुप हमारा होगा 3rd B ग्रुप। आप जानते हो पीरियोडिक टेबल का जब क्लासिफिकेशन किया था हम लोगों ने, ब्लॉक वाइज, ग्रुप वाइज, सब कुछ क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से किया था, तो वहां पर हम लोगों ने देखा था इसको। तो ये हमारा 3rd ग्रुप होगा, जिसको हम लोग 3rd B भी बोल सकते हैं और 3rd ग्रुप भी बोल सकते हैं, है ना। और एक बात इसके बारे में स्पेशल बात आपको बताई थी कि पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा ग्रुप अगर आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल कौन होता है, तो यही होता है, क्योंकि इसमें 57 के बाद 58 से लैंथेनाइड स्टार्ट हो जाते हैं। सीरियम का एटॉमिक नंबर 58 होता है, लैंथेनाइड से स्टार्ट हो जाते हैं, वो 14 एलिमेंट यही माने जाते हैं। एक्टिनियम के बाद में थोरियम होता है, एटॉमिक नंबर 90 होता है, वहां से एक्टिनॉइड से स्टार्ट हो जाते हैं, 103 तक जाते हैं, अभी बात करेंगे उसके बारे में, तो वो भी यहीं पर माने जाते हैं। इसीलिए सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट ग्रुप जो होता है वो 3rd B ग्रुप होता है। कौन सा होता है बेटा, लार्जेस्ट सीरीज कौन सी होती है बेटा। अगर लार्जेस्ट सीरीज की बात करेंगे हम लोग तो 5D सीरीज मिलेगी, क्योंकि 6D सीरीज 7th पीरियड में होती है और 7th पीरियड अभी इनकम्प्लीट माना जाता है, इसीलिए लार्जेस्ट सीरीज हमारी कौन सी 5D सीरीज होगी बेटा, ठीक है ना।
3D सीरीज का लास्ट एलिमेंट जो होगा वो जिंक होगा, 4D सीरीज का लास्ट एलिमेंट कैडमियम होगा और 5D का मरकरी होगा और 6D का ये CN है। इसका जो है पूरी तरीके से अभी सिंबल नहीं मिला है हम लोगों को। IUPAC नाम अगर हमको इसका लिखना होगा तो एटॉमिक नंबर 112 है। आप लोगों को IUPAC नाम लिखना सिखाया था। एक के लिए हम लोग अन लिखते हैं, दूसरे एक के लिए फिर अन लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? दूसरे के लिए फिर हम अन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अन लिखेंगे, अन अन। और दो के लिए बाई लिखते हैं तो बाई यम लिख देते हैं ना, तो ये हो जाएगा अन अन वाई एम। ये हो जाएगा आपका सिंबल। अगर इसका निकालोगे बेटा तो यू यू बी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? यू यू बी लिख सकते हो। तो इस सिंबल को हम लोगों को यूज करने की जरूरत अभी नहीं है। क्लियर हुआ बेटा? बात समझ में आई? चलिए इसके बाद अगर मैं बात करूं कि ये कौन सा ग्रुप है तो ये सेकंड बी ग्रुप होगा, या इसी को हम लोग ग्रुप नंबर 12 बोलते हैं। ये खास ग्रुप होता है। इसके बारे में बताया था आपको कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D10 कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं। इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। ऑक्सीडेशन स्टेट +2 शो करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 शो करते हैं, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो ये लोग क्या करते हैं? sp3 या dsp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकते हैं। और इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए ये डायामैग्नेटिक होते हैं। पूरी इंफॉर्मेशन पीरियोडिक टेबल में दी थी हमने, एक बार फिर जल्दी से रिवाइज कर दिया आपको। तो ये बात हुई आपकी आफ्टर नोइंग द ग्रुप नंबर बी रेडी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब हम ग्रुप नंबर जान गए हैं तो ग्रुप नंबर जानने के बाद हम लोग अब तैयार हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आर्गन लिखा है, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, तो 18 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले कर दिया गया है। स्कैंडियम की बात करें तो बेटा 4s2 3d1 बचेगा यहां पर। अगर यटरबियम की बात करें तो 5s2 4d1 हो जाएगा। जैसे जैसे नीचे जाते हैं एक एक सेल बढ़ती है, आप लोगों को पता होगा। तो ये 5d1 हो जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन 5d में एंटर कर रहा है, ये 6d1 हो जाएगा। इसीलिए ये 3d सीरीज, 4d सीरीज, 5d सीरीज और 6d सीरीज बोली गई। बताओ बात समझ में आई? इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा वो d10 होगा। क्या होगा बेटा? d10। और कौन सा d10? क्योंकि 3D सीरीज है तो 3d10 होगा, ये 4d10 हो जाएगा, 5d10 हो जाएगा, 6d10 हो जाएगा। बताओ ये बातें समझ में आई? ये हुआ आपका 3d 4d 5d 6d सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी हम लोग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर आएंगे। कैन यू प्रिडिक्ट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट? तो डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा था जब पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे। पहला ही चैप्टर था हम लोगों का, हम लोगों ने पढ़ा था कि n-1 d होता है। 1 से लेकर के कहां तक बेटा? 1 से लेकर के 10 तक होता है, क्योंकि d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और ns होता है 1 और 2। क्या होता है? 1 और 2, है ना? ये बात भी क्लियर हुई आप लोगों को। स्कैंडियम, यटरबियम, लैंथनम एंड एक्टिनियम आर द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रेस्पेक्टिव सीरीज। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ये फर्स्ट एलिमेंट है किसी भी रेस्पेक्टिव सीरीज के लिए, है ना? एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द डी सबसेल क्या होगा? 1। वेयर एज फॉर जिंक, कैडमियम एंड मरकरी जो होते हैं ये लास्ट एलिमेंट होते हैं किसी भी सीरीज के, और इनमें जो इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है आप लोग देख रहे होगे बेटा कितना होता है? 10 होता है। इसमें 1 1 होता है, और बीच में जो एलिमेंट भरे जाते हैं तो d1 d2 d3 d4 d5 d6 इस तरीके से चलते चले जाएंगे, और लास्ट एलिमेंट पे हम लोग d10 में पहुंच जाएंगे हर एक सीरीज में। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। हेंस इट कैन बी inferred that number of the d electrons is variable from 1 to 10। क्या होते हैं वेरिएबल? मतलब d1 है, फिर अगले एलिमेंट का d2, फिर d3 d4 d5 d6 d7 d8 और d9, लास्ट में मिल जाएगा आपको क्या? d10 मिल जाएगा। बताओ क्या बात समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं बेटा। इसके बाद इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें मिलेगा ns1 से 2, या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और n-1d क्या होगा? n-1 d 1 to 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर हम ns2 अगर बाद में लिख दें तो कोई प्रॉब्लम होगी? बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डिपेंड अपॉन सिचुएशन एंड क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ऑप्शन कैसे बनाया गया है उस पर डिपेंड करेगा। n-1 d 1 to 10 ये लिखा होगा, फिर ns1 to 2 लिखा होगा तो भी सही है, कोई गलत नहीं है उसमें, इधर का उधर लिख दे। बाकी आप लोग जानते हो अगर आप बहु प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जो होता है पहले एंटर करता है। किसमें बेटा? लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन पहले एंटर करता है। बेटा अभी एफ ब्लॉक नहीं आया है तो ये कहां से पहुंचा दिया आप लोगों ने? मलिक एहतसाम, ये जो लैंथनम आप लोगों ने किसमें
लैंथेनॉइड में शामिल कर दिया बेटा। ये लैंथनम जो होता है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, लैंथनम को वहां पर शामिल मत करो, लैंथेनॉइड्स में शामिल मत करो। क्वेश्चन बहुत तेजी से गलत करते हैं, पहले सीपीएमटी में बहुत तेजी से ये क्वेश्चन पूछा जाता था, बच्चे उसका नाम देख करके ही उनके मुंह में पानी आ जाता था और क्वेश्चन गलत कर देते थे, ठीक है ना। तो ये मिला आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देख चुके हो, इसमें कुछ नहीं बताना हमें। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज फाउंड, क्या क्या मिलता है, ये मिलता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप देख चुके हो, ये मिलेगा। इसके बाद अगर हम 3D सीरीज की बात करते हैं, बी ऑब्जर्व दैट द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द 3D सेल, 3D सबसेल में एंटर कर रहा है इलेक्ट्रॉन, यहां से देख रहे हो ना, 3D सबसेल में एंटर कर रहा है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं 4D सीरीज की बात करूंगा बेटा, तो बताओ इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करेगा। अगर 4D की बात करेंगे तो बेटा 4D में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, तो यहां पर हो जाएगा क्या आपका 4s1 3d 1 to 10, ये 3D सीरीज के लिए था। अगर हम बात करें 4D की, तो आपको पता है 4D में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, ठीक है ना। तो ये बार बार जो है लिख लिख करके आएगा, आप जान रहे हो, ठीक। इसके बाद आओ 5D सीरीज की अगर हम बात करें, तो 5D सीरीज में क्या होगा बेटा, सो किड्स व्हाट वुड यू द नेक्स्ट सीरीज कॉल्ड, किड्स आपको बोल दिया गया है ना, किड्स नहीं हो आप लोग, ठीक है, तुम लोग बहुत बड़े बड़े हो चुके हो, ठीक है ना। 5D सीरीज होगी नेक्स्ट सीरीज हमारी, तो नेक्स्ट सीरीज हम लोगों को मिल गई 5D सीरीज। एंड व्हाई डिड वी नेम इट एज अ 5D सीरीज, पहले ही बता चुके हैं आपको क्यों 5D सीरीज इसको नाम दिया गया, क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन या डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन 5D सबसेल में एंटर कर रहा है ना बेटा। इसके बाद में सो व्हाट वुड यू द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 5D सीरीज, तो आपको देखने के लिए मिलेगा 5D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 और 2 हो सकता है, 5D 1 to 10 हो सकता है ना। अगर हम बात करते हैं बेटा 6D सीरीज की, तो यहां से होगा सिमिलरली, क्या होगा, सिमिलरली द लास्ट सीरीज जिसको हम लोग 6D सीरीज के नाम से जो जानते हैं, एंड इट्स जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा 7s1 to 2d 6d 1 to 10 होगा, है ना। इतनी बातें क्लियर हुई, जल्दी से बताओ। अब बात करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहली चीज, इसके जो कैरेक्टर्स होते हैं उन पर क्वेश्चंस बनता है, और क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो आप लोग गलत भी करते हो और सही भी करते हो। तो आप लोगों को गलत नहीं सही करने हैं सारे क्वेश्चन। कैसे सही करने हैं, देखिए सारे पॉइंट मैंने एक एक करके यहां पर लिखे हैं। पहली चीज तो यह है कि जनरल बातें आपको पता है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट की वेरिएबल वैलेंसी होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, कैटालिस्ट की तरह यूज किया जाता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी होती है, कलर आयंस बनाते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। ये सारे कैरेक्टर आप लोगों को पहले से पता है। दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं, क्योंकि ये मेटल्स हैं और मेटल्स में मेटालिक बॉन्डिंग जो होती है स्ट्रांग होती है, और स्ट्रांग बॉन्ड के अंदर अगर इनको मेल्ट किया जाए या इनको बॉयल किया जाए तो ये आसानी से ना मेल्ट होंगे ना बॉयल होंगे, इसीलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, हाई होंगे। हालांकि अभी इनका एक ग्राफ देखेंगे, ऐसा नहीं होता है कि किसी सीरीज में इधर से इधर जाएंगे तो बढ़ेगा या घटेगा, क्या होता है जनरली बढ़ता है फिर घटता है, कहां तक बढ़ेगा कहां तक घटेगा अभी मैं बात करूंगा कि कहां तक बढ़ेगा कहां तक घटेगा। इन मोस्ट ऑफ द कैटायंस of the transition metal they have the unpaired electrons, unpaired इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो पैरामैग्नेटिक होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे तो कलर्ड होंगे, कलर्ड आयंस बनाएंगे। पता है ना आप लोगों को, हाँ बड़े वाले बुद्धू हो तुम लोग, बड़े किड्स हो। They show the high density, malleability, ductility, बेटा मेटल्स के करेक्टर हैं सबके सब। हाई डेंसिटी मेटल का करेक्टर, malleability मेटल का करेक्टर, डक्टिलिटी मेटल का करेक्टर, possess the metallic luster, इनमें शाइनिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, लस्टर प्रॉपर्टी पाई जाती है, सोनरसनेस की प्रॉपर्टी पाई जाती है, गुड कंडक्टर होते हैं हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। किस किस को छोड़ करके, जिंक कैडमियम मरकरी। जिंक कैडमियम मरकरी को क्यों छोड़ दिया, जिंक कैडमियम मरकरी को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इनका जो सबसेल होता है वो फुलफिल्ड होता है, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी या हीट का कंडक्शन सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशन में पॉसिबल होता है, जब फ्री आयंस पाए जाते हैं तब, या तो फिर जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं तब। मेटल्स में फ्री आयंस नहीं पाए जाते हैं, मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है ना। तो यहां पर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाएंगे, इसीलिए जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो कंडक्ट नहीं हो पाएगी। दे फॉर्म द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाते हैं। उसके बाद दे हैव अ स्ट्रांग मेटालिक बॉन्डिंग, इनमें स्ट्रांग मेटालिक बॉन्डिंग पाई जाती है, जिसकी वजह से इनको बोला गया कि इनके मेल्टिंग पॉइंट और उनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, हाई होंगे। दे पजेस द कैटालिटिक प्रॉपर्टी, ये भी बताया कि अच्छे कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं, जैसा कि हैबर प्रोसेस में हम लोगों ने देखा था कि मॉलिब्डेनम जो होता है वो अच्छा कैटालिस्ट होता है। क्या होता है, कैटालिस्ट होता है। आगे आते हैं बेटा, जो मेल्टिंग पॉइंट हम लोग पढ़ रहे थे उसका एक जो ट्रेंड बनता है 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज में, वो ट्रेंड क्या मिलेगा हम लोगों को देखने के लिए, उस ट्रेंड पर फोकस करते हैं, ट्रेंड की बात करते हैं। तो बेटा यहां पर जो ट्रेंड हमें मिलता है मेल्टिंग पॉइंट का, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। बेटा देखिएगा किसी भी सीरीज में जो क्रोमियम वाला ग्रुप होता है
क्रोमियम वाला ग्रुप होता है वहां तक एटॉमिक नंबर तो बढ़ता ही है, साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट भी क्रोमियम वाले ग्रुप तक बढ़ता है। क्रोमियम के नीचे आता है मॉलिब्डेनम, उसके नीचे आता है टंगस्टन, तो वहां तक बढ़ता है, फिर उसके बाद ऐसे करके ग्राफ नीचे आने लगेगा, घटने लगेगा, ठीक है ना। और लास्ट एलिमेंट का जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है किसी भी पर्टिकुलर सीरीज में, वो मिनिमम होता है। क्या होता है? मिनिमम। देखो ग्राफ से बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे बेटा। एटॉमिक नंबर और मेल्टिंग पॉइंट इस एक्सिस पर लिया मैंने। ये देखो पहली सीरीज है, 3D सीरीज है, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। क्रोमियम तक बड़ा, क्रोमियम का हाईएस्ट है बेटा, है कि नहीं है? है ना, क्रोमियम का हाईएस्ट है। फिर उसके बाद में देखो घटना शुरू हुआ, घटना शुरू हुआ, और सबसे कम अगर देखोगे तो अभी कॉपर के आगे जिंक है, जिंक जाएगा तो और नीचे जाएगा ये ग्राफ, है ना, जिंक में और नीचे जाएगा। तो किसी भी सीरीज में सबसे कम जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन का होता है। किसका होता है? लास्ट इलेक्ट्रॉन का होता है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर मेल्टिंग पॉइंट। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है भाई? मलिक एहतसाम बेटा कहां कहां की बातें कर रहे हो? क्वाइनेज मेटल यहां मैं कहां पढ़ा रहा हूं? अभी तुम खुद अकेले पढ़ रहे हो क्या? नहीं सर, आज हम अकेले पढ़ेंगे। आओ बच्चों आओ, आगे चलते हैं। अगली सीरीज जर्कोनियम, नोबेलियम, मॉलिब्डेनम। सबसे ज्यादा देखो क्रोमियम के नीचे मॉलिब्डेनम बताया, तो मॉलिब्डेनम तक बढ़ेगा। देखो कैसे करके बढ़ा ना, जर्कोनियम, नोबेलियम और मॉलिब्डेनम तक बढ़ा, फिर उसके बाद घटेगा। सेकंड सीरीज जो है, सेकंड सीरीज हमारी कौन सी थी? 4D सीरीज थी। तो 4D सीरीज का इस तरीके से होता है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अभी देखो 5D सीरीज का फिर अलग दूसरे कलर से दिखाया गया। यहां पर मॉलिब्डेनम के बाद यहां आता है टंगस्टन। क्या आता है? टंगस्टन। टंगस्टन मतलब क्रोमियम वाले ग्रुप का जो होता है किसी भी पर्टिकुलर सीरीज में ज्यादा होता है, फिर धीरे धीरे करके क्या होने लगता है? डिक्रीज होने लगता है। क्या होने लगता है बेटा? डिक्रीज होने लगता है। तो ये थर्ड सीरीज है हमारी, 5D सीरीज है। मुझे लगता है मेल्टिंग पॉइंट के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। बेटा क्या ये जो आपका सिल्वर है, सिल्वर जो है वो कंप्लीटली फिल्ड आप लोग कह रहे हैं, कंप्लीटली फिल्ड किस में आता है? निकल वाली फैमिली में आता है ना, नहीं सॉरी, कॉपर वाली फैमिली में आता है ना। तो कॉपर वाली फैमिली में आता है, बात सही है। अगर ऐसे करोगे बेटा तो कंप्लीटली फिल्ड उसमें होता है सिल्वर में, लेकिन उसमें एस वाले में देखो एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। उसको स्टेबल करने के लिए एस में 1 किया जाता है और उसमें कितना किया जाता है? 2 किया जाता है। ऐसी कंडीशन होती है वहां पर, तो हम ट्रांजिशन एलिमेंट उसको बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी बेटा सहला अफजल? तुम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट आगे से आगे पढ़ रहे हो, आज मुझे लग रहा है कि तुम लोग पढ़ाने नहीं दोगे। व्हाट डू यू वी ऑब्जर्व हियर? क्या आपने क्या ऑब्जर्व किया आपने? अभी ऑक्सीडेशन नंबर पे भी मैं आऊंगा, आपको पता होना चाहिए कि मैं कुछ नहीं छोड़ता हूं। सर इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट एलिमेंट इन अ सीरीज हैव हाई एटॉमिक मास देन इट मस्ट हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बेटा खाली किसके ऊपर? एटॉमिक मास के ऊपर। अभी तुम लोग क्या ऑर्गेनिक पढ़ रहे थे ना, और ऑर्गेनिक में मैंने बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास से बताया, वहां मॉलिक्यूल होता था, कंपाउंड होता था, यहां एटम है तो एटॉमिक मास से कोरिलेट कर दोगे। वाह भाई वाह, वो ऑर्गेनिक थी, इनऑर्गेनिक है, ठीक है। वो एक जो है, एक कॉन्सेप्ट हर जगह मत भिड़ाओ बेटा, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेटालिक, नॉन मेटालिक और कंप्लीट, इनकम्प्लीट, इनके बेसिस पर बताए जाते हैं, स्टेबिलिटी के बेसिस पर बताए जाते हैं। समझ रहे हो ना? अच्छा सहला समझ में आ गया आपको, वेरी गुड बेटा। चले आगे आते हैं बेटा। मेल्टिंग पॉइंट इनिशियली गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड देन गोज ऑन डिक्रीजिंग स्टेडली। क्या होता है? पहले इंक्रीज होता है किसी सीरीज में, फिर डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, फिर स्टेडली डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, फिर स्टेडली डिक्रीज होता है। आप लोग देख चुके हो, समझ चुके हो, ठीक है ना। आगे आ जाओ बेटा। इसके बाद एक पॉइंट है हमारे पास में, बहुत ही खूबसूरत पॉइंट। The reason for this type of behavior is that up to D5 configuration, D5 कॉन्फ़िगरेशन तक ऐसा होता है। क्यों होता है? अब कुछ लोग कहेंगे कि सर D5 तो जो होता है वो मैग्नीज में पाया जाता है ना। D5 बेशक मैग्नीज में पाया जाता है, लेकिन जो आपका क्रोमियम होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे तो S में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके 3D5 किया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है, वहां पर हुंड रूल का यूज किया जाता है और हाफ फिल्ड सेल को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है, इसलिए उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा लिखा जाता है।
बात समझ में आई? अच्छा, आई बात समझ में। आगे आते हैं D5 configuration, the number of electrons go on increasing, therefore the number of unpaired electrons also go on increasing। तो number of unpaired electron भी क्या होते हैं? increase होते हैं, due to which metallic bond get the stronger and melting point goes on increasing। क्या होता है? melting point फिर increase करता है। बताओ, बात समझ में आई? चलें और आगे आते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स दिखा ही दिया गया आपको, कोई मसला नहीं है इसमें। आफ्टर D5 कॉन्फ़िगरेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गो ऑन इंक्रीजिंग, ये तो बात हो गई ना पूरी। चलिए आगे आइए, उसके बाद आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करते हैं, जिसको हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट में आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? बेटा अभी अब मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, ये क्या है, तो तुम क्या कहोगे? अरे सर ये एटम है। क्या है बेटा? ये एटम है। देखो मैंने कहा व्हाट इज दिस, तो आप कह रहे हो ये एटम है, इट इज एन एटम। क्या है? एटम है। हाँ ठीक है, ये एटम है। तो इस एटम में हम क्या करते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ना है हमें। क्या पढ़ना है? आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ना है। तो अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी हम लोग पढ़ने वाले हैं तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये रहा एटम। व्हाट विल हैपन टू दिस एटम व्हेन आई सप्लाई एनर्जी टू इट? बताओ अगर मैं इस एटम को एनर्जी सप्लाई करूं तो क्या होगा? क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। क्या बाहर निकलेगा? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो ये एनर्जी सप्लाई की गई, यहां से इट गेट्स कन्वर्टेड टू आयन। किस में कन्वर्ट होगा? आयन में कन्वर्ट होगा। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ये यहां से एनर्जी जब दी गई तो इसने आयन बनाया। क्या बनाया? कैटायन बनाया। आपने पढ़ा है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड क्या? आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी। तो एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम में से निकाला, ये बना दिया इसने कैटायन। अब ये जो एनर्जी है और ये जो कैटायन है, ये जो रिक्वायर्ड हो रहा है, क्या? एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म कैटायन। देखना दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म कैटायन इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। किसी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसीय एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तभी कैटायन बनेगा। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म कैटायन फ्रॉम न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम, ये भी बोल दो, इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये जो है आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की हेडिंग हुई। बात समझ में आई? आयनाइजेशन एंथैल्पी हुई। अब ये होती क्या है? व्हाट हैपन टू द एटॉमिक साइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? एटॉमिक साइज तो बढ़ता है भाई, द एटॉमिक साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग। एटॉमिक साइज है ना, साइज बेटा, साइज एटॉमिक नंबर बढ़ता है, साइज डिक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है ना। गलत हो गया था, एटॉमिक नंबर समझ करके मैंने बताया था कि बढ़ता है। लेफ्ट टू राइट जब जाते थे हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है, क्या होता है? डिक्रीज होता है एटॉमिक साइज न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से, है ना। बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियर चार्ज जब ज्यादा होता है तो वो खींचने लगते हैं न्यूक्लियस की तरफ। साइज जो होता है एटम का कंस्ट्रिक्ट होकर के छोटा हो जाता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बताओ जल्दी से। चलिए ये बात हुई। अच्छा इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यह है इस तरीके से डिक्रीज होगा आपका साइज, ठीक है ना। इस तरीके से क्या करता है? डिक्रीज करता है। ठीक है, डिक्रीज कर गया एटम का साइज आपका। इस तरीके से इसने एटम का साइज यहां डिक्रीज कर रहा है। इसका रीजन भी आप जानते हो, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, उसकी वजह से क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाता है। जिंक, मरकरी, क्रोमियम की हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है क्योंकि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। हाँ बेटा, स्टेबल होगा तो जाहिर सी बात है उसमें क्या होगी? आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होगी। आगे चले। So ideally ionization enthalpy should go on increasing in the case of d block element। जाहिर सी बात है, जब साइज छोटा, इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ में ज्यादा, जब वो न्यूक्लियस छोड़ने को राजी नहीं है और हम यहाँ एनर्जी दिए पड़े हैं, हीट दिए पड़े हैं, तो इलेक्ट्रॉन को तो निकाल के ही मानना है, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पढ़ना है। तो बार निकालोगे लेकिन ज्यादा एनर्जी दे के निकालोगे, तो जब साइज छोटा होता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। बहुत बार पढ़ा है हम लोगों ने, बहुत सारे ग्रुप्स में पढ़ा, पीरियोडिक टेबल में पढ़ा, एस ब्लॉक में पढ़ा, पी ब्लॉक के ग्रुप्स में पढ़ा। यहां कोई नई बात नहीं है इसमें, ठीक है ना। लेट्स चेक इट आउट विद द हेल्प ऑफ द ग्राफिकल डाटा। ग्राफिकल डाटा से हम लोग इसको चेक आउट करते हैं कि किस तरीके से होंगी ये सारी चीजें। तो यहां से क्या होगा? एटॉमिक नंबर, यहां से क्या हम लोगों ने ले लिया?
एनर्जी ले ली, तो एनर्जी को लेने के बाद में हम यहां देखिए फर्स्ट सीरीज को इस कलर से दिखाएंगे, सेकंड को इस कलर से और थर्ड को इस कलर से दिखाएंगे, ठीक है ना। तो यहां समझिएगा आप लोग, ये जो है आपकी कौन सी, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, ये वाली ब्लू वाली आपकी फर्स्ट सीरीज है, ग्रीन वाली आपकी सेकंड सीरीज है, और रेड वाली जो है आपकी वो कौन सी है, थर्ड सीरीज है। कौन सी सीरीज है, थर्ड सीरीज है। ये होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी का मैटर, ठीक है ना। बात समझ में आई, जल्दी से बताएंगे, बात समझ में आई बेटा। आगे आते हैं इसके बाद, ये इट इज आल्सो ऑब्जर्व दैट द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 5D सीरीज इज आल्सो क्वाइट हाई। क्या है, हाई है। क्यों हाई है बेटा, देखो 5D नीचे रखी गई है ना, कहां रखी गई है, नीचे रखी गई है। इट इज ऑब्जर्व दैट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस बट द इंक्रीज इज नॉट वेरी रेगुलर। ये रेगुलर नहीं होता है, क्या होता है, इर्रेगुलर पैटर्न में देखने के लिए मिलता है। और इर्रेगुलर पैटर्न क्यों मिलता है, दिस इज बिकॉज द एडेड इलेक्ट्रॉन एंटर्स एफ सबसेल ड्यू टू विच द शील्डिंग इज एक्सट्रीमली पुअर टुवर्ड्स द बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो शील्डिंग इफेक्ट जो हो जाता है वो कम हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफ में चला गया। अब आप जानते हो कि शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो एस का सबसे ज्यादा, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का होता है। अब इलेक्ट्रॉन एफ में जाने लगा, एफ में अगर जाने लगा तो शील्डिंग कम होने लगी, और शील्डिंग कम होने लगेगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी पर क्या फर्क पड़ेगा, हम लोगों ने पढ़ा था वहां पर फैक्टर्स में। तो शील्डिंग जब कम होगी तो क्या होगा, which the shielding is extremely poor towards the valence shell electron to form the nucleus, ठीक है ना। तो इसी की वजह से इलेक्ट्रॉन की एंट्री होने लगेगी एफ सबसेल में, शील्डिंग इफेक्ट होने लगेगा कम। अभी मैं आपको शील्डिंग इफेक्ट दिखाऊंगा, समझिएगा वहां पर थोड़ी देर के बाद। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट और एटॉमिक रेडियाई की बात करें बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर हम देखें तो स्कैंडियम, क्रोमियम, स्कैंडियम क्रोमियम जो है क्या होगा, डेफिनेशन की बात करें बेटा क्या होता है वो तो आप जानते ही हो कि क्या होता है, द नेट न्यूमेरिकल चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल और आयन इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर। बस टोटल मिला के ये समझो कि किसी मॉलिक्यूल और आयन में जितने भी एटम्स हैं उन सबको चार्ज के फॉर्म में रिमूव कर दिया जाए, किसी एक एटम के ऊपर, किसी इंडिविजुअल एटम के ऊपर जो चार्ज बचेगा वही होता है उसका एटम क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर, या इसी को ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोल सकते हैं। बात समझ गए होंगे, रेडॉक्स रिएक्शन में और ज्यादा पढ़ेंगे। सिंस वी विल ऑल नो दैट द एटॉमिक साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, जानते ही हम लोग, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है, साइज घट रहा होता है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट शुड आइडियली गो ऑन इंक्रीजिंग। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज करती है ऑक्सीडेशन स्टेट, वो इसलिए इंक्रीज करती है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अनपेयर्ड ज्यादा होते हैं, निकल सकते हैं, वो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर तो बढ़ेगा ना। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। लियोजर पढ़ते हैं हम लोग, क्या पढ़ते हैं, लियोजर पढ़ते हैं, पढ़ेंगे हम लोग। What this is a what we observed is, क्या हम ऑब्जर्व करेंगे, तो यहां सबका ऑक्सीडेशन नंबर हमने एक साथ टेबल में लिख दिया है बेटा, जल्दी जल्दी देख लो तुम लोग, ठीक है ना। कौन कौन कितनी कितनी शो कर सकता है, सबकी बातें हमने कर दी हैं। क्रोमियम को जो है अलग कलर से बनाया गया है क्योंकि क्रोमियम देख रहे हो 1 से लेकर के 6 तक शो कर रहा है, ठीक है ना, 1 से लेकर के 6 तक शो कर रहा है। आयरन के बारे में ये बातें हुई, कोबाल्ट के बारे में ये बातें हुई, और नीचे जाओगे तो और कम होने लगेंगे ये। निकेल जो है 2+3 और +4 शो करेगा, और कॉपर जो होता है वो सिर्फ +1 +2 शो करेगा। जिंक जो होगा वो तो सिर्फ और सिर्फ +2 वाला है, आप जानते ही हो इसके बारे में। ये लास्ट एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर +2 होती है ना। और इसी की वजह से डायामैग्नेटिक होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं, टेट्रा वो उस तरीके के कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, सब आप लोगों ने पढ़ा है। बट द मोस्ट कॉमनली शोन ऑक्सीडेशन स्टेट बाय द रिस्पेक्टिव एलिमेंट आर, क्या होती है मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये +3 मोस्ट कॉमन है, इसका मोस्ट कॉमन इसका +4 है, इसका +5 है, इसका +3 और +6 है मोस्ट कॉमन क्रोमियम का। मैग्नीज का मोस्ट कॉमन +7 है, ये +2 +3 +2 +3 +2 में, +1 में, +2 में, ये मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है किसी भी एलिमेंट की, ठीक है ना। बात समझ में आई, चलिए और आगे आइए इसके बाद। what is the reason for this variable oxidation state, क्या रीजन है इसके पीछे बेटा, the reason is the small energy gap between the S and D, 4s और 3d। अगर 3d सीरीज की बात करूं मैं तो 4s और 3d के बीच में स्मॉल गैप होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं
S के बाद D में से भी निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए जो होता है स्मॉल गैप की वजह से ही ऑक्सीडेशन शो कर सकते हैं। एनर्जी गैप क्या होता है, व्हाट इज एनर्जी गैप आपसे पूछा गया, तो एनर्जी गैप ये होता है, देखो 4s 3d 4p, तो इन दोनों में क्या है, इन अकॉर्डेंस विद द अबव प्रिंसिपल। अबव प्रिंसिपल अगर देखोगे, इट इज फाउंड दैट द एनर्जी गैप बिटवीन द 4s एंड 3d इज वेरी स्मॉल। 4s और 3d के बीच में एनर्जी का गैप जो है बहुत कम है ना। वेयर इट इज अ लार्ज इन द 1s एंड 2s, 2s और 1s में क्या है, ज्यादा है ना। तो इसीलिए क्या होता है, इसीलिए 3d और 4s में गैप कम होने की वजह से पहले तो इलेक्ट्रॉन 4s से निकलते हैं, लेकिन फिर 3d से भी निकल सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो सकता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो शो करेंगे ही करेंगे ना। चलिए आगे आइए। फिर उसके बाद बेटा ये जो है एनर्जी का स्मॉल डिफरेंस है, यहां पर आपने देखा ही स्मॉल एनर्जी डिफरेंस, नीचे 1s और 2s में एनर्जी का लार्ज डिफरेंस है ना। तो इसीलिए क्या होगा, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली रिमूव फ्रॉम द 4s एज वेल एज 3d। 3d और 4s से क्या हो सकते हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकते हैं। आगे आते हैं, बट नॉट फ्रॉम द 1s और 2s, 1s और 2s से इजीली रिमूव नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए कभी आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते समय हमने प्रमोशन रूल पढ़ाया होगा, तो प्रमोशन रूल में हमने आपको बताया होगा कि सेम सेल के बीच में होता है ना, तभी तो होगा, तभी तो पॉसिबल हो पाएगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं होगा। सो एज द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स गोज ऑन इंक्रीजिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट आल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है ना। तो क्या होगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस होते जाएंगे, वैसे वैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जाएगा। ये बात तो पता ही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप लोग ये बात शायद समझ नहीं पा रहे हो तो ऐसे पढ़ लेना इसको, बाकी मैं इसको डिटेल में वहां पर पढ़ा दूंगा, एक आध बार बताया भी है मैंने। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, तो ऐसे करके याद रखते हैं इस बात को, ठीक है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इन द 3d सीरीज इज +7, किसकी होती है, मैग्नीज की होती है, किसकी होती है, मैग्नीज की होती है +7। बात समझ में आई। दिस इज बिकॉज द नंबर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गो ऑन इंक्रीजिंग अप टू द मैग्नीज, मैग्नीज में सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, एंड देन गो ऑन डिक्रीजिंग ड्यू टू द पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द 3d सबसेल। इसके बाद पेयरिंग होने लगती है। ये बात आप लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ये बता देना मुझे। अगर समझ में आ रहा है तो बताना, नहीं तो मैं ऑर्बिटल बना करके इलेक्ट्रॉन फिल करके बता दूंगा तुम लोग को, ठीक है ना। ड्यू टू विच, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर मोर स्ट्रांगली अटैच्ड टू द न्यूक्लियस एंड इट बिकम्स द डिफिकल्ट टू रिमूव द बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। जब वो न्यूक्लियस के साथ में ज्यादा एंगेज हो जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों को रिमूव करना मुश्किल होगा। जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं कर पाओगे, तो जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो नहीं पाएगा तो फिर लॉस हो नहीं पाएगा, लॉस होगा नहीं तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे आइए। उसके बाद ये है आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट, देख ही चुके थे आप लोग पहले ही। सो फ्रॉम दिस टेबल कैन वी डिड्यूस अ फॉर्मूला ऑफ द मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ बिल्कुल बना सकते हैं मिनिमम और मैक्सिमम का। तो मिनिमम के लिए क्या होगा, जो 4s के इलेक्ट्रॉन या ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो मिनिमम होगा, और अगर 4s और d मतलब s और d दोनों के इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो मैक्सिमम होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन किसमें बेटा, s सबसेल में, है ना। तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द s सबसेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द d सबसेल, दोनों के इलेक्ट्रॉनों को निकाल देंगे तो मैक्सिमम शो कर सकता है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द d सबसेल, और फिर प्लस में क्या हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन s सबसेल। बताओ बात समझ में आ रही, तब ये मैक्सिमम शो कर सकता है। अरे जैसे मैग्नीज का ले लो, मैग्नीज में क्या होगा, देखो 2 होंगे s में और 5 होंगे किसमें, d में। हाँ सातों निकालोगे तो ये +7 शो कर सकता है, तो देखो अकेला है ये +7 शो कर रहा है। अभी क्रोमियम की बात करो तो s में 1 होता है, d में 5 होते हैं। मैं सही वाली बात कर रहा हूं, स्टेबल किया जाता है उसको कौन सा हुंड रूल लगा करके। तो 5 इसमें, d में 5 होंगे, इसमें क्या होगा 1 होगा, 6 निकाल सकते हो मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 6 हो गया, ठीक है ना। और s में देखो मिनिमम इसमें कितना होता है, 1 होता है s में, d 5 करते हैं ना। अरे 4s1 3d 5 करते हो तो ये मिनिमम कितना शो कर सकता है, +1 शो कर सकता है। बाकी कोई +1 शो नहीं कर रहा है, क्योंकि किसी और के केस में होता नहीं है ऐसा। कॉपर के केस में होता, तो कॉपर यहां है नहीं, नीचे दिख नहीं रहा है इसमें, ठीक है ना। बात समझ में आई।
इन जनरल बेटा बताया तो था दीपक कुमार, मैंने बताया ग्रुप नंबर 12 जो होता है वो डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी जनरली नहीं शो करता है, क्योंकि उनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो n-1d में नहीं जाता। किस में नहीं जाता है? n-1d में नहीं जाता है ना? किस में जाता है वो? मतलब फुलफिल्ड सबसेल में होता है। डी जो होता है वो फुल होता है, हाफ नहीं होता है वो। या हम ये कह सकते हैं कि वो जब फुल हो जाता है तो वो डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज को शो नहीं करता है। चलें, अंडरस्टैंड। आगे आइए। कॉपर +1 में कंपाउंड बनाता है लेकिन अनस्टेबल होते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन एंड अंडरगोज द डिस्प्रपोर्शनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच ओनली वन एटम is oxidized, only single element is oxidized as well as reduced, है ना? उन्हीं को बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन। जैसे कॉपर +1 में है, ये +2 में चला गया, 0 में चला गया, तो यहां से यहां ऑक्सीडेशन है, यहां से यहां रिडक्शन है। एक ही है, वही ऑक्सीडाइज हो रहा है, वही रिड्यूस हो रहा है, तो इसी को क्या बोला जाता है बेटा? डिस्प्रपोर्शनेशन। द स्टेबिलिटी ऑफ Cu2+ aqueous rather than the Cu+1 aqueous is due to the much more negative delta H hydrogenation बोलेंगे इसको of Cu2+ aqueous than the Cu+1 which more than compensate of the second ionization enthalpy of copper। ठीक है ना? Cu2+ जो होता है ज्यादा स्टेबल होता है as compared to Cu+1 in aqueous solution, यही बताया जा रहा है। उसका रीजन बताया जा रहा है कि क्यों होता है। चलें आगे आए। Cu2+ जो है मोर स्टेबल देन द Cu+1 एक्वस, मैंने बता ही दिया आपको। आइए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पर आते हैं। यार चैप्टर बहुत लंबा है ये। कंसीडर 2 आयरन बार्स। ठीक, ये खत्म होने में आ नहीं रहा है चैप्टर। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम इसको देखते हैं तो क्या होगा? विदाउट मैग्नेटिक फील्ड इन्फ्लुएंस इसकी बात करें, यहां से कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, जहां बनेगा मैं रुक जाऊंगा, परेशान मत होना तुम लोग, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो ये जो है अट्रैक्ट हुआ, ये रिपेल हुआ, ये जो है आपका स्ट्रांगली अट्रैक्ट हुआ। यहां कोई एक्शन नहीं है आयरन पर, यहां देख रहे हैं नो एक्शन, यहां पर जो है ब्लैक वाला क्या हुआ? अट्रैक्ट हो गया। तो इसका सबका मतलब क्या हुआ? सो सब्सटेंसेस विच मूव टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक। बात समझ रहे हो कि क्या समझाना चाह रहे हैं? जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं उनको बोला जाता है पैरामैग्नेटिक, जो जिनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको बोला जाता है डायामैग्नेटिक, है ना? और जो बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाते हैं उनको बोला जाता है फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, चलिए। while substances which move away from the magnetic field are called as a diamagnetic। ये रिपल हुआ, अबे फ्रॉम गया मैग्नेटिक फील्ड के, तो क्या हुआ? इसको डायामैग्नेटिक बोल दिया। ठीक है ना? चलिए इसके बाद आगे आइए। एक पॉइंट ये वाला, सब्सटेंसेस विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड द आयरन मेटल आर कॉल्ड एज अ फेरोमैग्नेटिक। क्या बोलते हैं? फेरोमैग्नेटिक। डोमेन के उसमें पढ़ते हैं हम लोग, सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे इन लोगों को। मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, पैरामैग्नेटिक या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करते हैं। हाँ, पैरामैग्नेटिक बराबर अनपेयर्ड और डायामैग्नेटिक मतलब नो पेयर्ड। क्या लिखा है पता नहीं क्या लिखा है, इसलिए अरे भाई चलें बेटा आगे चलते हैं। पैरामैग्नेटिक या मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? पैरामैग्नेटिज्म अराइजेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ईच सच इलेक्ट्रॉन हैविंग द मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन एंगुलर मोमेंट और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट। ये स्पिन एंगुलर मोमेंट और कौन सा? ये जो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट क्या होते हैं? इनको हम लोग पढ़ेंगे किसमें? इनको हम लोग बात करेंगे जब हम लोग पढ़ रहे होंगे क्या चीज बेटा? जब हम लोग पढ़ रहे होंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वहां पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन और ये अजीमुथल क्वांटम नंबर वगैरह वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे। तो ठीक है ना? इसका जो फार्मूला होता है वो होता है μ = n
अंडर रूट में होता है n+2। ये फार्मूला होता है, आप लोग याद रखिएगा किसका, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फार्मूला होता है। मैग्नेटिक मोमेंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, bm होती है, जिसको हम लोग फुल फॉर्म में बोलते हैं बोहर मैग्नेटॉन। क्या बोलते हैं, बोहर मैग्नेटॉन, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और म्यू जो होगा वो होगा क्या, मैग्नेटिक मोमेंट होगा। क्या होगा बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट। bm क्या होगा, बोहर मैग्नेटॉन होगा, बोहर मैग्नेटॉन। सबका जो है एक साथ में कैलकुलेट करके लिख दिया गया है, आप लोग जो है कैलकुलेट करते रहिएगा। जिसमें जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, फार्मूला आपको बताया, अंडर रूट n+2 करके निकाल लीजिएगा, निकल जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट, निकल जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, चलिए आगे इसके बाद आते हैं कलर पर। किस पर आते हैं, कलर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आयंस। तो कलर्ड प्रॉपर्टीज में एज वी ऑल नो वी हैव अ 5d ऑर्बिटल्स। कितने, 5d ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल देखो, स्प्लिटिंग करके हम सिखा रहे हैं आपको कि कलर जो है कैसे प्रोड्यूस होता है, कलर प्रोड्यूस कैसे होता है। तो ये 5d ऑर्बिटल होते हैं, आपको पता है 3 ऑर्बिटल अलग और 2 ऑर्बिटल अलग टूट जाते हैं, जिनको T2g और Eg ऑर्बिटल आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बोला था। तो यहां से क्या होगा, लेट अस कंसीडर वी हैव द 1 इलेक्ट्रॉन इन द d सबसेल। तो क्या होगा, इस तरीके से इनकी होगी, इनको तोड़ा जाएगा। तो क्या होगा, ये स्प्लिट करेंगे, स्प्लिटिंग बोला था हम लोगों ने, इट इज कॉल्ड एज अ क्या, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। 3 ऑर्बिटल अलग हो गए और 2 ऑर्बिटल अलग हो गए, इनको हमने dx/dy dxy बोला, dxz बोला, ठीक है ना। बाद के दो जो हैं dx² y² और dz² ऊपर हो गए। हमने कहा ये T2g होते हैं, ये Eg होते हैं, बताया था कि Eg की एनर्जी T2g से ज्यादा होती है। याद करिए ये सारी बातें। अब इलेक्ट्रॉन अगर गया तो लोअर एनर्जी में जाएगा, लोअर एनर्जी dxy की है ना, फिर उसके बाद dyz में जाएगा, फिर उसके बाद इसमें जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, यहां से एनर्जी इसने सप्लाई आ रही है, मान लो इंसिडेंट लाइट है, 400 से 800 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट इस पर गिराई जा रही है। तो जब ये लाइट गिराई जाएगी तो ये क्या होगा, एक्साइट होगा इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, एक्साइट होगा, और ये इलेक्ट्रॉन जाना चाहेगा हायर एनर्जी लेवल में। हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा कि नहीं करेगा, कर रहा है एब्जॉर्ब। तो ये जाना चाहेगा क्या, दिस इज कॉल्ड एज अ, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लोअर एनर्जी लेवल गेट्स द एक्साइटेड टू द हायर एनर्जी लेवल। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है हायर एनर्जी लेवल में गया एक्साइट होकर के, दिस इज कॉल्ड क्या, डी ट्रांजिशन। इसको क्या बोलते हैं, डी ट्रांजिशन। आपको पता है कि डी ट्रांजिशन, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, इनकी वजह से इलेक्ट्रॉन शो करते हैं कलर। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में तो चला गया, अब ये वापस आएगा, जब अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा तो क्या होगा, एज वी ऑल नो हायर द एनर्जी लोअर इज द स्टेबिलिटी। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, लोअर होगी जब एनर्जी ज्यादा है तो ना। अब जब ये एनर्जी ज्यादा रखता है तो अपनी एनर्जी को क्या करेगा, लूज करेगा। देखो कैसे लूज करेगा ये एनर्जी, इन ऑर्डर टू अटेन द स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन इन द हायर एनर्जी लेवल इमिट्स द एनर्जी एंड कम बैक टू द लोअर एनर्जी लेवल। तो ये लोअर एनर्जी लेवल में आने की कोशिश करेगा। आप देखिए लोअर एनर्जी में आएगा तो पहले इसको एनर्जी कम करनी पड़ेगी, एनर्जी इमिट करनी पड़ेगी, एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो ये एनर्जी निकाली और ये चला गया नीचे, है ना। अब ये ज्यादा स्टेबल हो गया, तो इसीलिए पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है। द एनर्जी इमिट इफ इट्स फ्रीक्वेंसी मैचेस विद दैट ऑफ कलर इन द विजुअल स्पेक्ट्रम बी सी कलर। तब हमें दिखाई देता है जब ये एनर्जी लूज करके अपनी ग्राउंड स्टेट में, अपनी लोअर स्टेट में आता है। तो लोअर स्टेट में आकर के एनर्जी जो रिलीज करता है वो जिस कलर पर पड़ती है वैसे कलर का ये दिखाई पड़ता है। तो ये डी ट्रांजिशन की वजह से जो कलर हो सकता था वो आपने देखा। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। कलर्ड आयंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट एंड देयर आयंस एग्जिबिट द कलर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द डी ऑर्बिटल एंड डी ट्रांजिशन। इनकी वजह से, डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से और डी ट्रांजिशन की वजह से क्या होगा बेटा, शोभिता कुमारी बेटा, नीट के बारे में कोई भी अपडेट नहीं आया है। नीट के बारे में कोई भी अपडेट नहीं आया है, जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है। अभी कोई अपडेट नहीं है, जैसे ही कोई अपडेट आएगा तुरंत आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा, बताया जाएगा, ठीक है ना। चले आगे आते हैं। द कलर ऑब्जर्व्ड करस्पॉन्ड टू द कंपाउंड कंप्लीमेंट्री कलर ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब। जैसे कि हम बात करें ऑक्सोएनायन लाइक द MnO4- CrO4 2- है ना, Cr2O7 2- एग्जिबिट द कलर ड्यू टू द चेंज इन द
चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, ये 3 एग्जांपल याद रखिएगा बेटा। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम की वजह से ये कलर शो करते हैं, ठीक है ना बेटा। 1 मिनट जो है तुम लोग वेट कर लो, होल्ड कर लो, मैं 1 मिनट में आया, है ना। मेरे मुंह से अब कुछ अलग अलग बातें निकलने लग गई हैं, 1 मिनट में बस अभी आया मैं। चले बेटा 1 मिनट से पहले ही हम आ गए हैं, ठीक है। भागा तो नहीं कोई? 5 भाग गए हो तुम लोग। इसका क्या करें? पसीना पोंछने के लिए। पसीना पोंछने की व्यवस्था कर रहे हो, इसी की नहीं कर पा रहे हो। ठंडा पानी, ठंडा कुछ लेकर के आवाज भी नहीं निकलेगी। चलिए बेटा, भागे तो नहीं? हाँ, ऑफलाइन होता तो हल्ला मचा लिया होता। यहाँ पर जो है क्या, तो तुम लोग जो है हल्ला नहीं मचाए हो, मचा तो लिए हो तुम लोग, मचा तो लिए तुम लोग हल्ला। चले आगे चलो। उसके बाद आते हैं बेटा कलर्स ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल लाइंस। क्या होगा? कॉन्फ़िगरेशन, एग्जाम्पल और कलर। तो यहां पर अगर D0 होगा तो बेटा कोई भी किस में पाया जाएगा? स्कैंडियम में पाया जाएगा। ये कलरलेस होगा क्योंकि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। D0 जो है वो टाइटेनियम +4 में भी मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखना, ये मिलेगा बेटा, मिलेगा, ठीक है ना। तो ये भी कलरलेस होगा क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। D1 जो है आपको किसमें? टाइटेनियम +3 में मिलेगा। बताओ जल्दी इसका कलर कैसा होता है? अरे गधे हो क्या? येलो होता है। हाँ, घबरा के एकदम जो है तुरंत पर्पल है, ठीक है। येलो येलो मत करना तुरंत, सर हाँ वो आप बताए थे ऐसे ऐसे होता है, ऐसे वैसे होता नहीं है, ठीक है ना। ये जो है पर्पल है, येलो नहीं है, ठीक। ये जो है किसका कलर? बी, वेनेडियम +4। इसका कैसा होगा? ब्लू होगा। कैसा होगा? ब्लू होगा। खाली यही वाला गलत डाले थे आप लोगों से झटका लगाने के लिए, ठीक है। बाकी सब सही होगा, जो यहां दिखेगा वही होगा। 3D2 में क्या होगा बेटा? वेनेडियम +3 होगा। 3D2 अगर लेते हैं तो वेनेडियम +2 होगा और ये कलर शो करेगा ग्रीन कलर। कैसा कलर? ग्रीन कलर। अगर 3D3 है तो ये जो है वेनेडियम 2+ होगा, तो वेनेडियम 2+ में ये कैसा कलर शो करेगा? वायलेट कलर शो करेगा। अभी तुम लोग कहोगे कि हम जो है पगला जाएंगे। क्या होगा? हम पगला जाएंगे कि सर हम कैसे कलर याद करें इनके, ठीक। तो 3D3 जो होगा उसमें याद रखिएगा क्रोमियम +3 में होगा। क्रोमियम +3 में ग्रीन कलर शो करता है। कैसा? ग्रीन कलर। कुछ 2-4 याद रखिएगा, ज्यादा नहीं बेटा। मैग्नीज +3 में जो होता है वो पर्पल कलर शो करता है, सॉरी वायलेट कलर है ना, पर्पल नहीं है, ये वायलेट है। आगे देखेंगे 3D4 में जो होता है क्रोमियम +2 में होता है, तो 3D4 मिलेगा, ब्लू कलर शो करेगा। ये कलर जो है खाली ऐसे आप लोग देख लीजिए, इनमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कलर जो है कोई है नहीं। मैग्नीज +2 का याद रखिए पिंक होता है, क्रोमियम +3 का याद रखिए ग्रीन होता है। कुछ कुछ याद रखिएगा, सब नहीं, ठीक है। बस जो कॉमन वाले कलर होते हैं वो बता रहे हैं आपको, वो याद रखेंगे आप। Fe2+ में ग्रीन होता है, इसको याद रखिएगा, ये तो 10th में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। कोबाल्ट +3 में +2 में हो सकता है दोनों, ठीक है ना। ब्लू और पिंक कलर का होता है। आगे चलिए, उसके बाद निकल +2 में याद रखिए ग्रीन कलर होता है। बाकी किसी दिन हम ये कलर वाला जो मैचिंग वाला सिस्टम है, इनको याद रखने की कोई ट्रिक लाएंगे बना करके, तब जो है आपको याद करवाएंगे, ठीक है ना। ये तो कलरलेस होता ही है, आपको पता ही है। हटाओ, इनके कलर वलर ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं इसमें, ठीक है ना, क्योंकि इनको याद नहीं रख मिलता है किसी को। हाँ, ब्लू, गुलाबी, रानी कलर, पिंक कलर, पीला कलर, हरा कलर, नीला कलर, गुलाबी कलर, सारे कलर यही मिल गए क्या तुम लोग को? ऐसा लग रहा है जैसा जो है शादी वादी में देखते हैं कि ना चारों तरफ देखने के लिए मिलते हैं अजीब अजीब तरीके के कलर।
फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर दोज इन विच द मेटल एटम्स और आयंस बाइंड होते हैं किसके साथ में बेटा, नंबर ऑफ आयनाइंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल, जिनको हम लोग क्या बोलते थे, लिगेंड बोलते थे। क्या बोलते थे, लिगेंड बोलते थे, जो कि क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं। एग्जांपल हम लोगों ने लिया, ये मेटल होगा, ये लिगेंड्स होंगे, आपको सबको पता है ना, ये सब बातें पता होंगी। चलो आगे आओ। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किस किस की वजह से होता है, 3 रीजन होते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के। पहला होता है कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ द मेटल आयंस, दूसरा होता है देयर हाई आयनिक चार्ज, तीसरा होता है वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबिलिटी, मतलब डी ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी। ये 3 रीजन होते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी शो करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट, इन 3 रीजन की वजह से। कौन कौन से 3 रीजन हैं? तुम लोग को मैं कुछ नहीं बोलूंगा आज, ठीक है। आज कैसे ही बस चैप्टर खत्म करने की दुआ करो, तुम लोग बहुत चैप्टर में है अभी। मैनी मेटल एंड देयर कंपाउंड कैन एक्ट एज अ कैटलिस्ट, दीज आर कॉल्ड द इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, है ना। बहुत जगह पर हम लोगों ने कैटलिस्ट यूज किए थे, जैसे हैबर प्रोसेस, जैसे कि वेनेडियम पेंटॉक्साइड कहाँ यूज किया था, जल्दी बताओ। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज किया था। और कहाँ यूज किया था हम लोगों ने उसके बाद में, अरे विल्किंसन कैटालिस्ट होता है, रोडियम मेटल यूज कर रहे थे हम लोग, है ना। ऐसे TiCl4 टाइटेनियम यूज कर रहे थे, जगलर नट्टा कैटालिस्ट हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने में, है ना। तमाम दुनिया भर के हैं, यूज करते रहते हैं हम लोग। देखेंगे अभी इनको एक एक करके, कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें से देख लेंगे। यहाँ पर हम लोग फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स की वजह से शो कर सकते हैं, लार्ज सरफेस एरिया की वजह से कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से। 4 रीजन कौन कौन से, जल्दी से एक बार दोहराना बेटा। पहला फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, तीसरा लार्ज सरफेस एरिया, चौथा क्या बेटा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये 4 रीजन, अभी एक एक करके इनको सबको पढ़ेंगे। एज अ रिजल्ट देयर अवेलेबिलिटी ऑफ अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स इंक्रीजेस, ठीक है। जैसे जैसे क्या होगा, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट ये क्या करेंगे, शो करेंगे। जब मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो होगी तो क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा। हाँ, एग्जाम में लिख देना बेटा तुम जाकर के कि तुम कलर ब्लाइंड हो, ठीक है ना। कैटालिटिक प्रॉपर्टी, द ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटा, आर नोन फॉर देयर कलर कैटालिटिक एक्टिविटी। किसकी वजह, किसके लिए जाने जाते हैं, कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए जाने जाते हैं। दिस इज रिफर टू देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसा इसलिए भी होता है कि इनमें मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट अडॉप्ट करने की कैपेबिलिटी होती है। जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल हो सकती थी हमने आपको बता दी है ना, आप लोगों ने सीख ली है। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5, ये 5 जो लिखा है, 5 किसके लिए लिखा है, ये 5 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, पता है ना। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज करते थे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। फाइनली डिवाइडेड आयरन को हम लोग हैबर प्रोसेस में यूज करते थे। निकिल को हम लोगों ने कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स में यूज किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी में कन्वर्जन जो होता है निकिल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, डालडा घी, ठीक है ना। चलिए आगे आइए, पैलेडियम प्लस BaSO4 इसकी बात करें तो ये लिंडलार कैटालिस्ट था बेटा। अगर किसी को याद आ रहा हो तो लिंडलार कैटालिस्ट हम लोगों ने कल की क्लास में यूज किया था, कल की नहीं परसों की क्लास में जब एल्केन पढ़ रहे थे तो वहां पर लिंडलार कैटालिस्ट हम लोगों ने यूज किया था, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज किया था इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, एल्कीन एंड एल्काइन, है ना, इसमें यूज किया था। चलिए आगे आते हैं बेटा कैटालिटिक प्रॉपर्टीज में। द ट्रांजिशन मेटल आयंस कैन चेंज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट सो दे बिकम द मोर इफेक्टिव एज अ कैटालिस्ट। क्या होते हैं, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, जिसकी वजह से मोर इफेक्टिव कैटालिस्ट प्रॉपर्टी भी रखते हैं। आयरन थर्ड कैटालाइज द रिएक्शन बिटवीन द आयोडाइड एंड द परसल्फेट आयन, है ना। बस खाली बस कुछ नहीं, मैकेनिज्म कुछ नहीं पढ़नी है, ये भी कुछ नहीं पढ़ना, बस कैटालिस्ट होता है इतना याद रखना है। प्रीपरेशन ऑफ K2Cr2O7 बेटा, 2 मेन कंपाउंड जो हमारे पास में होते हैं, एक होता है KMnO4, एक होता है K2Cr2O7। इन दोनों कंपाउंड्स को हमें डिटेल में पढ़ना होता है, इसमें डिटेल में हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। हाँ बिल्कुल बेटा, इन आयन को एन में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया था, बिल्कुल बात सही है, परसों वाले लेक्चर में था। हाँ ये भी बात सही है। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन हम लोग करते थे, किससे करते थे, 1% डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4, जिसको बेयर्स रिएजेंट बोलते थे। क्या बोलते थे, बेयर्स रिएजेंट बोलते थे, से करते थे। चलो प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7 को सीखते हैं कि किस तरीके से प्रिपरेशन कर पाएंगे हम लोग, है ना। बैग में हमारे चार्जर होगा, लगवा देना इसको चार्जिंग पे।
आगे चलेंगे बेटा। Important compound of transition element oxide and oxoanions of metal. These oxide are generally formed by the reaction of metals with oxygen at high temperature. क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, ऑक्साइड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, ऑक्साइड बना लेते हैं। हाँ बिल्कुल डिटेल में पढ़ाएंगे बेटा, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाएंगे, इतना डिटेल में पढ़ाएंगे कि क्लास लास्ट हो जाएगी, खत्म नहीं होंगे, ठीक है ना। तुम परेशान मत हो, इतना डिटेल में हम पढ़ाएंगे, परेशान मत हो। जहां जहां जैसे जैसे जितना जितना पढ़ाना है, आई नो वेरी वेल, ठीक है ना। मैं बहुत अच्छे से इस बात को जानता हूं कि कहां कितना पढ़ाना है, कहां कितना नहीं पढ़ाना है। वैसे आप लोगों ने सजेशन दिया, इसके लिए धन्यवाद। चलें, As the oxidation number of a metal increases, ionic character decreases। बेटा हम लोगों ने पढ़ा था कि कोवेलेंट करैक्टर जो होता है चार्ज ऑफ कैटाइन पर डिपेंड करता है, और मेटल जो होता है कैटाइन बनाता है। तो बताओ अगर मेटल के ऊपर कैटाइन मतलब चार्ज ज्यादा होगा तो कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा होगा, अरे कोवेलेंट ज्यादा होगा तो आयनिक क्या होगा, कम होगा। तो ये लाइन जो बीच बीच में आ जाती है, आपको लगता है बहुत थ्योरी पढ़ाई गई आज की क्लास में, लेकिन ये पॉइंट तो अप्लाइड होते हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट बेस होते हैं, कहीं ना कहीं तो सीख चुके होते हैं ना बेटा हम लोग। चलिए तो ये बात समझ गए होंगे। इन केस ऑफ द मैग्नीज Mn2O7, Mn2O7 बताओ इसमें कितना चार्ज है, इसमें आपको पता है +7 चार्ज है। कितना, +7 चार्ज है। तो ये बताओ बहुत ज्यादा कोवेलेंट होगा, और ग्रीन कलर का ये ऑयल होता है। क्या होता है, ग्रीन कलर का ऑयल होता है। अभी देखो यहां डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देखोगे। द ऑरेंज कलर्ड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसका, इस सब्सटेंस को K2Cr2O7 होगा। ऑफलाइन क्लास में हमने आप लोगों को, कुछ जो बच्चे क्लास कर रहे हैं ऑफलाइन क्लास में, हमने आपको ला करके दिखाया भी था। ये क्रिस्टलाइन था और ऑरेंज कलर का था, आप लोगों ने देखा था। वो है रखा हुआ, लेकिन इस टाइम क्लास में नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि पता नहीं कहां रखा है, ठीक है ना, रखा होगा। बाकी कैन यू ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ राइट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ क्रोमियम। अरे यार स्ट्रक्चर ड्रा करने में क्या है, एक क्रोमियम इधर, बीच में ऑक्सीजन, बीच में फिर उधर क्रोमियम लगाओ, 3 ऑक्सीजन इधर, 3 ऑक्सीजन इधर, 7 ऑक्सीजन, Cr2O7 हो गया। CrOCr लिंकेज पाई जाती है। एंगल को याद रखना पड़ेगा आपको। हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp3 पाया जाएगा, अभी देखने के लिए मिलेगा, है ना। ये रहेगा स्ट्रक्चर आपका, K2Cr2 है तो K को बाहर कर दोगे क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड से होगा। यहां पर क्या होगा, CrOCr लिंकेज पाई जाएगी। ये जो एंगल है ये पूछा जाता है 126 डिग्री का होता है, याद रखना है। -2 चार्ज लगा दिया है क्योंकि K भी है, और अगर ये माइनस ना भी लगाना चाहो, ऐसे ना भी बनाना चाहो, तो ऑक्सीजन से एक साइड में K जोड़ सकते हो, इधर ऑक्सीजन से एक साइड में K जोड़ सकते हो। बताओ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये हो गया K2Cr2O7 का स्ट्रक्चर। अगर मैं यहां से Cr और O बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ की बात करूं बेटा, तो 163 पिकोमीटर होगी, 163 पिकोमीटर होगी। कितनी, 163 पिकोमीटर। लेकिन अगर बीच वाले CrO बॉन्ड की बात करूं तो ये 179 पिकोमीटर होगी। ये बात मत याद रखिएगा, भले भूल जाइएगा, लेकिन ये मत भूलिएगा, ये ज्यादा जरूरी है, 126 डिग्री। ओजोन का एंगल मत भूलिएगा, 117 डिग्री का, ठीक है ना। और फास्फोरस में जो 60 डिग्री का बताया था वो मत भूलिएगा। जो मैंने H2O2 के स्ट्रक्चर में एंगल आपको बाहर वाला सॉलिड फेज में, गैसियस फेज में बताया था, वो मत भूलिएगा, ठीक है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं जो पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं बीच बीच में, तो उनको मत भूलिएगा। प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले ये हमने लिया आयरन क्रोमेट। क्या लिया, आयरन क्रोमेट। अब इस आयरन क्रोमेट को Na2CO3 के साथ ऑक्सीडाइज कराते हैं तो बनता है सोडियम क्रोमेट। क्या बनता है, सोडियम क्रोमेट बनता है, ठीक है। अब इस सोडियम क्रोमेट को हम लोग H+ के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम डाइक्रोमेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सोडियम डाइक्रोमेट। क्या हम सोडियम डाइक्रोमेट बनाने गए थे बेटा, बोलो। नहीं ना, चलिए तो सोडियम डाइक्रोमेट बनाने नहीं गए थे तो क्या बनाने गए थे, पोटेशियम डाइक्रोमेट ना। तो सोडियम हटा के पोटेशियम लाना है, तो बताओ सोडियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन KCl के साथ करा दो तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाएगा। तो 3 स्टेप। आयरन क्रोमेट को हम लोगों ने किस में कन्वर्ट किया, सोडियम क्रोमेट में, सोडियम क्रोमेट को सोडियम डाइक्रोमेट में, डाइक्रोमेट को सोडियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम डाइक्रोमेट में। ये स्टेप खाली याद रखिएगा, रिएक्शन पूरी मत रटिएगा। अगर रिएक्शन ना भी याद रहेगी तो क्वेश्चन निकालना है वहां पर, ठीक है ना। क्योंकि आप लोगों को फिर मैं वही कहूंगा कि मास्टर नहीं डॉक्टर बनना है। क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, तो आपको खाली क्वेश्चन निकल जाना चाहिए, कैसे आया, कहां से आया, ये सब हमारा काम है, आपका काम नहीं है, ठीक है ना। जरूरत जहां पड़ेगी मैं बताऊंगा। सिंपल स्टेप याद रखिएगा कि इसके प्रिपरेशन में आयरन क्रोमेट को हम लोग
सोडियम क्रोमेट में, सोडियम क्रोमेट को सोडियम डाइक्रोमेट में और सोडियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करते हैं। बताओ बात समझ में आई? आगे आओ। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 क्या होता है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल होता है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं, लेदर इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं एज एन ऑक्सीडेंट। बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इवन हम लोग इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तक में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं। एसिडिक मीडियम में बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये पढ़ेंगे हम लोग इस बारे में। मैनी एजो कंपाउंड्स बनाता है, जो एजो डाई होती हैं उनको भी बनाया जाता है इससे ऑक्सीडाइज करके, ठीक है ना। द क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आर इंटर कन्वर्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन द पीएच। बेटा क्या होता है, जो पोटेशियम क्रोमेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट होते हैं ये पीएच जो होता है उस पर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, चेंज होते रहते हैं। बस डिपेंड करता है किसके ऊपर, किसके ऊपर डिपेंड करता है? मीडियम के पीएच के ऊपर, ठीक है ना। एक होता है कैसे कलर का? ऑरेंज कलर का, और एक होता है किस कलर का बेटा? अभी देखने के लिए मिलेगा। देखो CrO4 ये क्या है? क्रोमेट है। क्रोमेट एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट हो रहा है? डाइक्रोमेट में। किसमें? क्रोमेट जो है एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। और डाइक्रोमेट बेसिक मीडियम में या एल्कलाइन मीडियम में क्रोमेट में कन्वर्ट हो रहा है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। मैंने वादा किया आप लोगों से कि जो भी चीज इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको बताऊंगा, याद रखेंगे आप लोग उस चीज को, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको पॉइंट बना लीजिए कि क्रोमेट जो होता है वो डाइक्रोमेट में एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होता है और ये एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट होता है, ठीक है। चलो, द क्रोमेट आयन इन द टेट्रा इज टेट्राहेड्रल, अभी मिलेगा देखने के लिए। डाइक्रोमेट आयन इज कंसिस्ट ऑफ द 2 टेट्राहेड्रल शेयरिंग 1 कॉर्नर विद ऑक्सीजन। एक कॉर्नर ऑक्सीजन के साथ CrO-Cr लिंकेज होती है, बॉन्ड एंगल 126 डिग्री होता है। अभी स्ट्रक्चर में पढ़ के आ रहे हैं, सीख के आ रहे हैं, ठीक है ना। अभी जो हमारा क्रोमेट आयन था, क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर नहीं देखा था तो क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर यहां से देख लेंगे। ये क्रोमियम, ये ऑक्सीजन और इस तरीके से लगेगा। इसके ऊपर K2CrO4- K2CrO4 होता है ना, 2 K को हटाओगे तो 2 माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये CrO4-। बताओ कौन सा आयन है? ये क्रोमेट आयन है। कौन सा आयन है? क्रोमेट आयन, ठीक, ये क्रोमेट आयन। अभी डाइक्रोमेट की अगर बात करोगे तो इसमें CrO-Cr ये इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलता था, 126 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता था, 179 पिकोमीटर 163 पिकोमीटर की बॉन्ड लेंथ मिली थी, -2 चार्ज इसके ऊपर भी था। ये क्या है? ये डाइक्रोमेट आयन है। कौन सा आयन है? डाइक्रोमेट आयन है। स्ट्रक्चर देख पा रहे हो? स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, एक येलो होता है, एक ऑरेंज होता है। कौन सा ऑरेंज होता है, कौन सा येलो होता है? ये कौन, हम बताएंगे? हाँ सर आप पढ़ा रहे हो, आप ही बताओगे। चलो हम बता देते हैं तब। कौन सा वाला? K2Cr2O7 जो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है और K2CrO4 जो होता है वो येलो कलर का होता है। तो ऑरेंज कलर येलो कलर में कब कन्वर्ट होता है? एल्कलाइन मीडियम में, ठीक है ना। पीछे बता चुके हैं। डाइक्रोमेट कब क्या? पोटेशियम क्रोमेट कन्वर्ट होता है एसिडिक मीडियम में पोटेशियम डाइक्रोमेट में। इसका उल्टा कर लो, एल्कलाइन मीडियम में हो जाएगा। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? एक्शन ऑफ एल्कली, एल्कली के साथ रिएक्शन करके क्या करेगा? पोटेशियम क्रोमेट बनाएगा। क्या बनाएगा? पोटेशियम क्रोमेट। और पोटेशियम क्रोमेट एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट में, ठीक है ना। फर्दर डाइक्रोमेट मिल गया। अब ये डाइक्रोमेट आयन की हाइड्रोलिसिस अगर करोगे, ये ऑरेंज रेड कलर का हो गया ना, ऑरेंज कलर बताया था अभी। डाइक्रोमेट आयन एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्रोमेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। एसिडिक मीडियम में क्रोमेट आयन में कन्वर्ट हो गया। अभी ये जो होगा एल्कलाइन मीडियम मिलेगा, बेसिक मीडियम मिलेगा, तो ये इसमें उल्टा कन्वर्ट हो जाएगा। इसका कलर येलो कलर होता है। तो क्रोमेट का कलर, ये वाली लाइन जो है इसमें सारी चीजें इंक्लूड हो गई। वो वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट था ही था, वो पॉइंट इसमें इंक्लूड है, तो ये वाली बात इंपॉर्टेंट हो गई आपके लिए, ठीक है ना। इसमें सारी बातें इंक्लूड हैं। बताओ समझ में आई बात? समझ में आई बेटा? आओ आगे आओ। उसके बाद एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कोल्ड में अगर रिएक्शन कराते हैं तो ये रिएक्शन करके CrO3 बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है CrO3, ठीक है ना। ऑन हीटिंग, अगर इस मिक्सचर को हम हीट कर देते हैं, इस पूरे मिक्सचर को, तो हीट करने पर क्या होता है
Cr2SO4 का होल थ्राइज, ये वाली चीज बनती है, हालांकि जरूरत नहीं है उसकी, छोड़ दो। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, एक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, ये क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है, दूसरों को बहुत तेजी से क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। क्या कर देता है बेटा, ऑक्सीडाइज कर देता है। एक्शन ऑफ द पोटेशियम आयोडाइड, तो Ki है, इसको अगर ऑक्सीडाइज करेगा, ये बताओ -1 में है तो इसको किस में लेके जाएगा, 0 में लेके जाएगा, तभी तो ऑक्सीडाइज होगा। तो देखो ये लेकर के गया 0 में, ठीक है ना। अब बाकी क्या होगा, अपने आप तो रिड्यूस होना पड़ेगा जब दूसरे को ऑक्सीडाइज करा रहा है। वहां पर किसमें था, ये +6 में था, यहां किसमें हो जाएगा, +3 में हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना। देखो अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन जानते हो तो ये रिएक्शंस बहुत आसान हो जाएंगी तुम लोगों के लिए, बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी ये। चले आगे आते हैं बेटा, एक्शन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर -2 में है, तो इसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज करेगा मतलब कुछ ना कुछ 0 में लेके जाएगा, तो 0 में लेके चला गया, ठीक है। बात समझ में आई। अब बाकी तो आपको पता है कि ये वही रिएक्शन है पूरी की पूरी सेम, वही का वही H2O, वही का वही Cr2SO4 का होल थ्राइज, है ना। अभी देखो तीसरी रिएक्शन देखना यहाँ, एक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसमें क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड +4 में है, तो इसका एक ही ऑप्शन बचता है, ऑक्सीडाइज करना है। +4 में है, +6 में ले जाना पड़ेगा इसको, तो ये +6 में जाएगा, है ना। देखो ये +6 में इसमें चला गया, +6 में सल्फर में +6 में चला गया। ये +3 में जाता था, ये वही वाला है, ठीक है ना। Cr2SO4 का होल थ्राइज यही बना होगा और H2O बना होगा। ये जो सल्फर बनता था अलग से, आयोडीन बनता था, ये नहीं बनेगा। अब बताओ, अगर तुम्हें रटना है ये रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि ये बेकार की रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। तो अगर इनको रटना चाहते हो तो कैसे रटोगे, रटोगे कैसे, देखो रटोगे नहीं, फिर भी इसमें दिमाग लगा के समझना सारा। ये हम ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा दे। ये जो भी है Ki है, माइनस में था 0 में ले जाओ, सल्फर 0 में ले जाओ -2 से, ठीक है। बाकी के जो प्रोडक्ट हैं आपके K2SO4, Cr2SO4 का होल थ्राइज, H2O, ये सब सेम रहेंगे। ये सब क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तीनों रिएक्शन में देख लो सेम है। अब कहोगे सर इसमें कहां सेम, बेटा इसको मिलाओ तो सही एक बार, यही वाला लिखा हुआ है ये, ठीक है। इसमें कोई अलग प्रोडक्ट नहीं बनता है। K2SO4 जो है वो आपका इसलिए नहीं दिखाया गया क्योंकि यहां पर पोटेशियम आयन नहीं लिया गया, आयन के फॉर्म में लिया गया, पोटेशियम नहीं लिया गया, वरना K2SO4 Cr2SO4 दोनों बनते हैं ये, ठीक है ना। और फिर H2O निकल जाएगा। तो ये बातें रही आपकी इनकी रिएक्शन से रिलेटेड, ठीक। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। एक्शन ऑफ द फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट पे कर रहे हो एक्शन तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर वही प्रोडक्ट आपके रहेंगे कॉमन वाले। और ये जो है ऑक्सीजन आपका नेसेंट ऑक्सीजन निकल जाए। फेरस सल्फेट पे कर रहे थे ना, फेरस सल्फेट ये आया तो ये बन गया आपका। अभी पूरी नहीं थी ये रिएक्शन, आधी थी। अभी दूसरा जो है इसकी ओवरऑल रिएक्शन जो है वो ये है। फेरस सल्फेट में Fe किस में है, +2 में है, तो इसको +3 में ले जाना पड़ेगा। और +3 में ये तब जाएगा जब Fe2SO4 का होल थ्राइज बनाएगा। बाकी का ये प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट तीनों वही है कि नहीं है, बताओ जल्दी। ऑक्सीडाइजिंग एक्शन में जान गए कि नहीं जान गए। अरे भाई साइड हो जाएं, हम SS लेना है, लो ले लो, जल्दी करो बेटा, टाइम नहीं है, वैसे भी ये चैप्टर तो खत्म होने से ही रहा, जल्दी से लो। चलो आ गया होगा। अरे बड़ा भाई, चले। एक्शन ऑफ फेरस सल्फेट ये हो ही गया था, हम लोगों ने पढ़ ही लिया था, ये रिएक्शन हो गई थी हम लोग की, ठीक है ना। चलिए इसके बाद और आगे आते हैं। अगर किसी को इसका SS लेना होगा तो ले लो जल्दी से, जल्दी करो, आगे आओ। प्रॉपर्टीज ऑफ K2Cr2O7 में ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी चल रहा था। ये प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है। अब आप जानते ही हो, जब अल्कोहल सीरीज में वहां पर अल्कोहल वाले चैप्टर में पहुंचोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन जो होते हैं वो एल्डिहाइड देते हैं। और अगर कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया तो क्या देंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे। क्या देंगे बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे। तो ये देखो एल्डिहाइड बनेगा तो एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा, ठीक है। एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एसिडिक मीडियम में। फॉर्मेशन ऑफ क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 का फॉर्मेशन
की बात कर रहे हैं, CrO2 Cl2 जो होता है ये होता है क्रोमिल क्लोराइड। ठीक, इसका फॉर्मेशन इस रिएक्शन से होता है, हालांकि ये पूछा जाना मुश्किल है आपके लिए। ठीक, चलो आ गया। यूजेज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसी तरीके से इतना ही डिटेल में हम लोगों को KMnO4 भी पढ़ना है। अभी क्या पढ़ना है? KMnO4 भी पढ़ना है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द पिगमेंट एंड द मैन्युफैक्चर ऑफ द इंक्स, इंक बनाने में सोल्यूशन ऑफ द पोटेशियम डाइक्रोमेट इन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम लोग क्रोमिक एसिड भी बोल सकते हैं, इज यूज टू प्रिपेयर द ग्लासवेयर। मैन्युफैक्चर ऑफ क्रोमियम कंपाउंड सच एज अ लेड क्रोमेट एंड क्रोम एलम, ठीक, इनको बनाने में भी यूज करते हैं। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। डाइंग में इसको यूज किया जाता है। टैनिंग इंडस्ट्रीज में लेदर को टैनिंग करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना, ये सारे क्या हो जाएंगे? यूज हो जाएंगे। आगे चलिए बेटा, यूज एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम लोग इसका यूज करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ द फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसको मोहर साल्ट बोला जाता है, मोहर साल्ट में इसका यूज किया जाता है। KMnO4 का भी यूज किया जाता है। ठीक है ना, और आयोडीन के उसमें भी हम लोग इसको यूज करते हैं प्राइमरी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में। यूज इन द डिटेक्शन ऑफ द क्लोराइड आयन इन द क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। अब पूछा जाता है क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट जो होता है किस आयन का टेस्ट होता है, तो वो होता है क्लोराइड आयन का टेस्ट। किस आयन का टेस्ट होता है बेटा? क्लोराइड आयन का टेस्ट होता है। आगे चलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट की तरफ। पोटेशियम परमैंगनेट को भी इतने ही डिटेल में पढ़ना है। बेटा एमन बताओ, और ज्यादा डिटेल में पढ़ाना था? एमन बताओ, और ज्यादा डिटेल में चाहिए था क्या? आगे आओ। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 होता है, तो KMnO4 का स्ट्रक्चर यहां से देख सकते हो, K प्लस MnO4 पे आ जाएगा माइनस चार्ज। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। आप जान ही रहे हो कि ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में है मैग्नीज। और इसका कलर कैसा होता है? काला मत बोल देना कोई, तुम लोगों ने देखा था, हमने दिखाया था ऑफलाइन क्लासेस में। कैसा होता है? वायलेट बोलेगा कोई? चलिए, व्हाट इज द पर्पल कलर्ड सब्सटेंस? वायलेट नहीं बल्कि पर्पल कलर होता है इसका। ठीक है ना, अब यहां ऑफलाइन होते तो सब कुछ दिखाया जाता है। इसका नाम क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट है। ठीक है ना, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ KMnO4? आपकी नजरों के सामने तो बना है ना। चलो, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 प्रिपेयर्ड बाय द फ्यूजन ऑफ MnO2, जिसको पायरोल्यूसाइड बोलते हैं, मैग्नीज का ओर है, विद एन एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड ऑफ एंड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KNO3। MnO2 प्लस KOH ऑक्सीडाइज होकर के K2MnO4 बनाते हैं। फिर ये जो K2MnO4 या MnO4 2 माइनस होता है, इसको H प्लस के साथ में MnO4 माइनस मतलब KMnO4 माइनस में कन्वर्ट करते हैं। इन द लेबोरेटरी मैग्नीज सेकेंड आयन सॉल्ट जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है बाई द परऑक्सो डाइसल्फेट टू द परमैंगनेट। परऑक्सो डाइसल्फेट से होता है। खैर, जरूरी इसमें क्या है, ये बात जरूरी है कि MnO2 पायरोल्यूसाइड जो होता है, पूछा जाता है किसका ओर यूज किया जाता है, तो मैग्नीज का ओर MnO2 जिसका फार्मूला होता है, नाम उसका पायरोल्यूसाइड होता है, उसको यूज करते हैं। ठीक है ना, KOH के साथ में K2MnO4, जैसे उसमें क्या बनाते थे, पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना होता था तो पोटेशियम क्रोमेट बनता था, फिर क्रोमेट को डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करते थे। अब ये पोटेशियम परमैंगनेट बनाना है तो ये पहले मैग्नेट में कन्वर्ट हो गया, पोटेशियम मैग्नेट में कन्वर्ट हुआ, फिर पोटेशियम मैग्नेट को फर्दर हम पोटेशियम परमैंगनेट में कन्वर्ट करेंगे। बताओ, बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है ना, अच्छा ठीक, आगे चलते हैं। ये जो Mn2+ होता है, Mn2+ जरूरत नहीं है इस रिएक्शन की, छोड़ो, आगे आओ। द मैग्नेट एंड परमैग्नेट आयंस आर टेट्राहेड्रल। मैग्नेट आयन हो चाहे परमैग्नेट आयन हो, टेट्राहेड्रल होते हैं। अभी स्ट्रक्चर दोनों के दिखाएंगे। ग्रीन मैग्नेट, मैग्नेट आयन कैसा होता है? मैग्नेट जो होता है वो ग्रीन होता है और पैरामैग्नेटिक होता है विद 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बट परमैग्नेट इज डायामैग्नेटिक। परमैग्नेट क्या होगा? डायामैग्नेटिक। आप देख भी सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग, अगर देखोगे तो समझ जाओगे। ठीक है ना, वो कैसा होता है आपका? ये होता है आपका ग्रीन आयन टेट्राहेड्रल मैग्नेट, ग्रीन आयन होगा ये, और ये कैसा होगा? टेट्राहेड्रल होगा, परमैग्नेट होगा और पर्पल कलर का होगा। अब बताओ, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि परमैग्नेट आयन जो होता है उसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, लेकिन वो पर्पल कलर का होता है, तो उसका जो पर्पल कलर आता है वो किस वजह से आता है? कौन बता रहा आंसर? IIT JEE 2017 का क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ किसकी वजह से आता है कलर। अभी अभी मैंने बताया भी है क्लास में।
कौन बता रहा है? जल्दी से बताओ ना, क्लास आगे नहीं बढ़ेगी। नहीं बताया किसी ने अभी भी? चलें, अरे चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम की वजह से बताया था, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम की वजह से होता है, ठीक है ना। एसिडिफाइड परमैग्नेट सोल्यूशन जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है, ऑक्सीडाइज करता है ऑक्जिलेट टू कार्बन डाइऑक्साइड, आयरन सेकेंड टू आयरन थर्ड, नाइट्राइट टू नाइट्रेट एंड आयोडाइड टू आयोडीन, ठीक है ना। फिर ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर का क्या होगा? ड्यू टू ट्रांजिशन, ऐसा नहीं था, ठीक है ना। तो क्या करेगा ये भी जो है ऑक्सीडाइज करेगा सबको। कैसे कैसे ऑक्सीडाइज करेगा वो आपको पता है। प्रिपरेशन में स्टेप 1 में पोटेशियम मैग्नेट जो होता है वो पायरोल्यूसाइड, ये बताया था मैंने, पायरोल्यूसाइड के साथ में ये रिएक्शन हो चुकी है आपकी, KMnO4 बनेगा, ठीक है ना। MnO2 जो होता है KOH के साथ, KNO3 के साथ, K2MnO4 में अभी अभी कन्वर्ट हुआ था, ऊपर वाली रिएक्शन है वही। फिर ये MnO2 जो है K2CO3 के साथ ऑक्सीजन के साथ में K2MnO4 में कन्वर्ट हो सकता है। फिर इस K2MnO4 को तो कन्वर्ट करना आसान है ना, MnO2 जो है KOH ऑक्सीजन के साथ में क्या कर सकता है? K2MnO4 में कन्वर्ट हो सकता है। ये पोटेशियम मैग्नेट है सबके सब, ठीक। स्टेप सेकंड में क्या करते हैं, जो पोटेशियम मैग्नेट बनाया था उस पोटेशियम मैग्नेट को H2SO4 के साथ रिएक्शन करा के KMnO4 में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। ये देखो K2MnO4 कन्वर्ट कर लिया KMnO4 में, K2MnO4 कन्वर्ट कर लिया KMnO4 में, ठीक है। खाली कन्वर्जन करना है तो ये तो आसान है, ये तो कर सकते हैं, किसी भी चीज से कर सकते हैं कन्वर्जन। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? एक पोटेशियम को हटाना है तो पोटेशियम को हटा सकते हो। डी ट्रांजिशन नहीं था बेटा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम था। चलें आगे आए। प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 की बात करें तो प्रॉपर्टीज में एक्शन ऑफ हीट, हीट का क्या एक्शन होता है? वही होगा, मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा हीट करने पर ये, ठीक है ना। पर मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर मैग्नेट जो होता है अगर उसको हीट कर दोगे तो वो K2MnO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रिएक्शन आपके लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। आगे आओ, एक्शन ऑफ कोल्ड कंसंट्रेट H2SO4, तो ये KMnO4 जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Mn2O7, जिसमें ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है मैग्नीज का +7 होता है और ये अनस्टेबल होता है, फिर ये टूट जाता है MnO2 में और 3 ऑक्सीजन में, मैग्नीज डाइऑक्साइड में टूट जाता है। एक्शन ऑफ हॉट कंसंट्रेट H2SO4, अगर हॉट कंसंट्रेट के साथ में कराओगे तो ये MnSO4 बनाता है। अब याद रखना बेटा, ये कोल्ड के साथ अलग एक्शन होता है और हॉट के साथ में अलग एक्शन होता है। तो हॉट के साथ में MnSO4 बनता है, ये याद रखना पड़ेगा आपको, याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, ठीक। ये Mn2O7 में कन्वर्ट होता है, ये MnSO4 में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना, हॉट कंसंट्रेट के साथ MnSO4 में। आगे चलिए, एक्शन ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो सिंपल सा KOH बनेगा, MnO2 बनेगा और H2 बनेगा। उल्टी रिएक्शन है जो इसके प्रिपरेशन की थी, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी आपको पता है, ये ऑक्सीडाइज करता है, यही तो टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन हम लोग KMnO4 यूज करते थे ना। और नेसेंट ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाता था? एल्कलाइन KMnO4 लेते थे। अरे जिसको बेयर्स रिएजेंट बोला था, 1% कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन इज नोन एज बेयर्स रिएजेंट, इथाइलिन ग्लाइकॉल बन जाता है। क्या बन जाता है? इथाइलिन ग्लाइकॉल। ऑक्सीडेशन अगर बात करें तो H2S-2 को किस में? 0 में कन्वर्ट कर देगा। तो सीधी सीधी सी बात है, देखो H2S को 0 में कन्वर्ट कर दिया, ये फुल रिएक्शन जो होगी वो ये होगी आपकी, ठीक। इसी तरीके से KNO2 नाइट्राइट है, नाइट्राइट को किस में? नाइट्रेट में कन्वर्ट करें। ये पूरी रिएक्शन मत याद करना, बस खाली यही बातें याद करना, यही बातें बस याद करना, पूरी रिएक्शन मत याद करना, ठीक है ना। KMnO4 जो है वो H2SO4 के साथ रिएक्शन करके KNO2 जो है ऑक्सीडाइज होकर के देखो KNO3 नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया, बस यही बात और कुछ नहीं। FeSO4 है, ये Fe+2 में है, यहाँ पर +3 में कन्वर्ट होगा, तो +3 में Fe2SO4 का होल थ्राइज यही तो बनाएगा, बस इतनी बात याद करनी है और कुछ नहीं। तो ये फुल रिएक्शन हो गया। हालांकि अगर पूरी याद करोगे तो हालत खराब हो जाएगी और रिएक्शन इसमें एक पूछी भी जाती है। अब ये जो है न्यूट्रल मीडियम में क्या करता है और एसिडिक मीडियम में क्या करता है और एल्कलाइन मीडियम में क्या करता है, ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है ना। ये रिएक्शंस जो होती हैं इंपॉर्टेंट होती हैं कि
न्यूट्रल मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एक्शन कैसा होता है और इसमें क्या होता है। आप लोगों ने याद रखा होगा बैन 153 करके मैंने कभी बताया हो अगर आप लोगों को, वैन 153 चेंज जो है वो इतना आता है। अब MnO4 में कितनी है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, +7। अब +7 से ये किस में जा रहा है, +4 में जाता है। ठीक, कितने का चेंज है ये, 3 का चेंज है ना। तो बताओ न्यूट्रल मीडियम की बात कर रहे हो ना, न्यूट्रल में कितने का चेंज आएगा, 3 का चेंज आएगा। ऐसे ही जब इसका मॉलिक्यूलर वेट से इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं तो न्यूट्रल मीडियम में मॉलिक्यूलर वेट बाई 3 कर देते हैं। बात समझ रहे हो ना, ऐसे ही होता है ये। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है चेंज आ जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन में देखोगे तो ओवरऑल रिएक्शन में आपको ये रिएक्शन मिलेगी, ओवरऑल रिएक्शन में ये रिएक्शन मिलेगी। हालांकि जो KMnO4 है वो वही कन्वर्ट इसमें हुआ है ये। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, यूजेज ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। और ऐसे ही एल्कलाइन मीडियम में, ऐसे ही एसिडिक मीडियम में याद रखिएगा, ऐसे ही एल्कलाइन मीडियम में, ऐसे ही एसिडिक मीडियम में याद रखिएगा। आगे चलते हैं, एज वेयर्स रिएजेंट एल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट 1% कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 भी बोला जाता है इसको। ठीक है ना। प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको पता लगाने के लिए यूज करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में एस्टिमेशन ऑफ द फेरस सॉल्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोहर सॉल्ट बोलते हैं। ऑक्जेलिक एसिड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड उसमें यूज करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंडस्ट्री लेबोरेटरी में यूज किया जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, और डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज करते हैं। लाल दवा के नाम से मशहूर है, लाल दवा चोट लगने पर यूज की जाती है, गांव में बहुत यूज की जाती थी ये लाल दवा के नाम से। ठीक है ना। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज में पाई जाती है। डिटेक्टिंग हाइलाइट्स इन द क्वालिटेटिव एनालिसिस, हाइलाइट को क्वालिटेटिव एनालिसिस में डिटेक्ट करने के लिए भी यूज करते हैं KMnO4 का। MnO4- जो है, हेयर द ऑक्सीडेशन स्टेट इज +6 विच इज अनस्टेबल, ये अनस्टेबल है और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, +7 में, मैग्नेटाइन में। ये जो है क्या था, मैग्नेटाइन था, मैग्नेटाइन कन्वर्ट हो गया किसमें, पर मैग्नेटाइन में। अभी देखा ही था कि एसिडिक मीडियम में कैसे कन्वर्ट हो रहा था, थोड़ी देर पहले देख रहे थे अभी हम ये चीज। ठीक, बाकी MnO2 बनेगा, ऑक्सीडाइज होगा +4 में, तो +4 में भी ये स्टेबल होता है। और दूसरी चीज H2O निकल जाएगा इसमें। ठीक है। अब आइए, ये बात हुई डी ब्लॉक के बारे में। अब कोई भी कुछ भी बचा नहीं है हमारे पास, बचा है F ब्लॉक। F ब्लॉक की बातें थोड़ी जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग। चलिए, F ब्लॉक कुछ कुछ बातें सिमिलर होंगी। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N-2 F1 to 14 N-1 D01 और NS2। पहला क्वेश्चन यही बन जाता है, याद रखिएगा इसको। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबका जो है अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग जो है खाली इसको देख लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आप लोगों को आता है, लिखा सबका है, आप लोग देख लीजिए इनको। ठीक है ना। मैं बताऊंगा किसी का नहीं, किसी को स्क्रीनशॉट लेकर के गलती ढूंढनी होगी तो ढूंढ सकता है। हो गया। चले आगे आए। ये और भी एलिमेंट्स बचे हुए हैं आपके जो है F ब्लॉक के, इन सबको देखो जल्दी से। चलें, गैडोलिनियम को देखो और ल्यूटेटियम को देखो। ठीक है। गैडोलिनियम में F7 है और इसमें F14 है। ठीक है ना। गैडोलिनियम और ल्यूटेटियम में F7 और F14 मतलब क्या है, ये स्टेबल होंगे। एक्स्ट्रा फील्ड और फुलफिल्ड जो होते हैं, फुलफिल्ड और हाफ फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं ना। लेंथेनॉइड सीरीज आल्सो नोन एज अ 4F सीरीज। N-2 है बेटा, और ये 6 पीरियड में रखी गई है, तो बताओ कितना हो जाएगा, 6 - 2F मतलब कितना, 4F, जिसको क्या बोलोगे, लेंथेनॉइड। लेंथेनॉइड्स। ठीक है। चलिए, इसके बाद एक्टिनॉइड की अगर बात करोगे तो एक्टिनॉइड भी ऐसे होंगे आपके इस तरीके से। 7 ये आ गए, और 7 जो है अगले स्लाइड में आपके ये रहे। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका इस तरीके से कर सकते हो। अब अगर देखो यहाँ पर, तो इनमें जो है इन द केस ऑफ बोथ सीरीज सिंस लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द F सबसेल, इसीलिए ये किस ब्लॉक के एलिमेंट होंगे, F ब्लॉक के एलिमेंट होंगे। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद एलिमेंट ऑफ 4F सीरीज इज आल्सो नोन एज लेंथेनॉइड्स, और 5F सीरीज के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, एक्टिनॉइड बोलते हैं। दूसरा रीजन ये भी है कि लेंथेनम के बाद प्लेस्ड किए गए हैं, इसीलिए लेंथेनॉइड, और एक्टिनियम के बाद प्लेस्ड किए गए हैं, इसीलिए इनको एक्टिनॉइड्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एक्टिनॉइड्स बोला जाता है। ठीक है ना बेटा। चलें और आगे आए।
दे आर आल्सो नोन एज अ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, है ना, हमने बोला था वहां पर कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोल सकते हैं। इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटी पेनल्टी मेट सेल में एंटर करता है। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, ध्यान देना, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग मतलब स्ट्रिक्टली मैं बता रहा हूं आपको कि एज पर द डेफिनेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स लैंथनम एंड एक्टिनियम आर नॉट ट्रू लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। लैंथनम और एक्टिनियम जो है वो लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में नहीं आते हैं। इनके बाद के जो एलिमेंट होते हैं वो आते हैं किसमें, लैंथनम के बाद सीरियम स्टार्ट होता है 58, वो आता है लैंथेनॉइड में। एक्टिनियम के बाद थोरियम स्टार्ट होता है एटॉमिक नंबर 90, वो आता है एक्टिनॉइड में। ये नहीं आते हैं, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। बट देयर प्रॉपर्टीज, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हैव बीन स्टडीड बिकॉज ऑफ द देयर प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द एफ ब्लॉक एलिमेंट। इनकी प्रॉपर्टीज कुछ कुछ एफ ब्लॉक एलिमेंट से मिलती हैं, ठीक है ना। चलिए आगे आइए। ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, बाकी पूरा भर सकते हैं हम इसको जल्दी जल्दी। आप जो है भर करके देख लीजिए इसको। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट सबकी +3 है, और कुछ कुछ एलिमेंट जो हैं वो कुछ दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेन बात जो है हमें क्या पकड़नी है, +3 तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो +2 कौन कौन शो करता है, सिर्फ और सिर्फ नोडेलियम और यूरोपियम। एनडी और EU जो होते हैं वो +2 शो करते हैं, +3 सब शो करते हैं। और जो है सीरियम और आपका जो है नोडेलियम, ये एनडी जो है वो +4 भी शो करते हैं, ठीक है। बाकी सब जो है +3 शो करते हैं। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो +3 होती है। याद रहेगी ये बात, ये याद रखिएगा कि कौन कौन अलग की शो करते हैं। अभी पॉइंट भी मिलेगा आपको। फीचर्स ऑफ द अबव टेबल, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड इज +3, +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आल्सो शोन व्हिच कैन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। ND, SM, EU, TM, LU कैन एक्ट एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये क्या करते हैं, दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। वाइल ऑन द अदर हैंड सीरियम, प्रोमीथियम, नोडेलियम और TBDY एक्ट एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। चलिए नोट करके देखिए, हमने लिखा रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट डोनेट इलेक्ट्रॉन रेडली, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन रेडली। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपको पता है पहले से, ठीक है। आगे आओ, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, द नेट न्यूमेरिकल चार्ज पता है आपको डेफिनेशन ना, नेट न्यूमेरिकल चार्ज ऑफ एन एटम एलिमेंट इन द कंबाइंड स्टेट इज नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑल एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, मेटल होते हैं, इलेक्ट्रॉनों को लूज करने की टेंडेंसी होती है, सो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ये बात होती है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख चुके हो, 4f1 - 14 5d01 और 6s2 होगा। ऑल लैंथेनॉइड जो होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये 5d और ये 6s सब सेल है, ठीक है। In addition, +3 common oxidation state, some element can show the +2 and +4 oxidation state। तो +2 और +3 कौन शो करते हैं, दो एलिमेंट EU बताया था और YV बताया था, ठीक है ना। ये दो एलिमेंट जो होते हैं शो करते हैं +3 के साथ साथ +2 भी, क्या शो करते हैं, +3 के साथ साथ +2 भी शो करते हैं। उसके बाद हैंस +3 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होते हैं वो कौन कौन, सीरियम और TB शो करते हैं, TB, ठीक है। तो +4 ये भी शो करते हैं। ये ऐसा वही होता है हाफ फील्ड की वजह से, ये एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाते हैं, हाफ फील्ड या फुल फील्ड की वजह से ऐसा किया जाता है। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि बीच वाले एलिमेंट के आसपास में कहीं पर चेंजिंग मिलेगी हमें, ठीक है। हाँ, डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं लैंथनम और कौन, एक्टिनियम। कलर्स ऑफ लैंथेनॉइड्स की बात करें तो इसमें 5-6 कलर मिलेंगे आपको देखने के लिए। ये मेटल है, कलर है, इसका कलर, इसका कलर, इसका कलर और इसका कलर, हालांकि अलग से भी देखने के लिए मिलेगा यहाँ आपको, ठीक है। यहाँ हमने खाली बताया है आपको कैसा कैसा कलर होगा, उसके सामने वैसे वैसे कलर बता दिए गए हैं, ठीक है। ये कलर्स हैं आपके, हालांकि पूछा नहीं गया आज तक इस पर क्वेश्चन कलर पर, अगर किसी को चाहिए होगा तो वो ले सकता है, ठीक है। चले आगे चलिए, इसके बाद लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं, जो कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। किसके बारे में लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में पढ़ा था हम लोगों ने, चले आगे। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, 4f और 5f का साइज जो होता है वो सेम हो जाता है, जिसमें हम लोगों को देखने के लिए मिलता था क्या बेटा, जर्कोनियम, हाफनियम
और नोबेलियम, टेंटेलम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, जिनको ट्विंस ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते थे हम लोग। ये साइज के बारे में बात करें तो इनका साइज जो होता है डिक्रीज करता है सीरीज में इधर से इधर आने पर, ठीक है ना, इस तरीके से डिक्रीज करता है। बाकी नीचे रेडियस भी लिखी है, अगर चाहो तो रेडियस भी देख सकते हो, ठीक है, यहां से चाहो तो ये भी देख सकते हो। आगे आओ बेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिक्रीज इन द आयनिक साइज ऑफ लैंथेनॉइड। लैंथेनॉइड के आयनिक साइज में किस तरीके का डिक्रीजमेंट होता है, बिल्कुल इस तरीके का आपको ग्राफ मिलता है। दिस फिनोमेना इज स्टेडी डिक्रीज इन द एटॉमिक और आयनिक रेडियाई ऑफ लैंथेनॉइड एलिमेंट विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर ऑफ इज कॉल्ड लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन। इसी को क्या बोलते हैं, लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन। 4f और 5f का साइज क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। कॉजेज ऑफ लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन क्या होते हैं, जो भी फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखिए दो फैक्टर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट आल्सो नोन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट, है ना। इस तरीके से स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता था, जो इनर कोर के इलेक्ट्रॉन होते थे उसमें क्या होता था बेटा, इनर कोर के इलेक्ट्रॉनों में रिपल्सन होता था और वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल देते थे, ठीक है ना। तो ये होता है द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस ऑर्बिट, वैलेंस सेल के बीच में। ये जो अट्रैक्शन फोर्स है इसी को हम बोलेंगे, ये वैलेंस ऑर्बिट है और ये न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, और ये न्यूक्लियस के बीच में और वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स जब लगेगा तो जो इनर कोर के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इसको क्या करेंगे, धक्का मारेंगे, अट्रैक्शन को कम करेंगे, इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाएगा। उसी को शील्डिंग इफेक्ट बोला जाता है, इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब ये जो अट्रैक्शन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से हो रहा था, है ना। इन लैंथेनॉइड सीरीज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज, हेंस नंबर ऑफ द प्रोटॉन इंक्रीजेज। जाहिर सी बात है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा विच कॉज द कंट्रैक्शन ऑफ द एटॉमिक साइज, वो क्या करेगा, छोटा करेगा। अट्रैक्शन जब ज्यादा होगा न्यूक्लियस का वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के साथ में, तो वो क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। आगे आओ बेटा, देखो इस तरीके से साइज छोटा हो रहा था, आपने देखा ही था, इस तरीके से साइज छोटा होगा। शील्डिंग इफेक्ट हमने बताया आपको, इनर कोर के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट नहीं होने देते हैं। ये S है, ये P है और D है और वो F है। बताओ बी केस्ट किस में होगा, F वाले में क्या होगा, बी केस्ट होगा, है ना। चलिए, तो इसका जो ऑर्डर है स्क्रीनिंग इफेक्ट का या शील्डिंग इफेक्ट का, वो S फिर P फिर D फिर F होता है। हालांकि पहले से ही आपको बताया हुआ था लेक्चर में, आपको पता होगा। इफेक्ट ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इससे क्या इफेक्ट आता है उसको भी देखिएगा। चलिए, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में द एटॉमिक साइज ऑफ द जर्कोनियम, हाफनियम, नोवेनियम एंड टेंटेलन, मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन आर ऑलमोस्ट सेम। इन्हीं को बोला जाता है ट्विंस ऑफ पीरियोडिक टेबल। डिक्रीज इन द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोक्साइड आयन, और पोस्ट लैंथेनॉइड इफेक्ट भी आता है। पोस्ट लैंथेनॉइड इफेक्ट आप लोगों को नहीं पढ़ना है। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लैंथेनॉइड क्या होती है, बताओ। बेसिक स्ट्रेंथ मेजर करें अगर, केस इन विच द केमिकल स्पेसीज द लो इलेक्ट्रॉन केमिकल मेटल दैट डोनेट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजिली विल बी मोर बेसिक इन नेचर। जितना जल्दी से वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा वो क्या होगा, उतना ही ज्यादा मोर बेसिक होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, मोर बेसिक होगा। तो ये चीज आपको जो है बस इतना समझना है कि कितना जो है इफेक्ट कहां पर लगेगा और किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, किसकी बेसिक स्ट्रेंथ जो होगी वो कम होगी, ठीक है ना। फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो बेसिक स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं, एटॉमिक साइज होगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होगी, ठीक। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो है वो आप देख लीजिएगा, ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये ऊपर से नीचे नहीं जा रहे हैं हम लोग, लैंथनम से कहां जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, ल्यूटेटियम की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना, ल्यूटेटियम की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, एलन बताओ हमको, एलन किसका सिंबल होता है, कोई है पूरी क्लास में जो बता दे एलन किसका सिंबल होता है। कोई बताएगा, सारे सिंबल आपके सामने भी लिखे हैं लैंथेनॉइड सीरीज के, तो कोई बताएगा कि एलन किसका सिंबल होता है। एल एन किसका सिंबल होता है, कोई नहीं बताएगा, टाइम भी है नहीं, ठीक है बेटा। एलन जो है सारे पूरे के पूरे लैंथेनॉइड का सिंबल होता है, पूरे लैंथेनॉइड्स को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो एलन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। चलिए, बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, लेफ्ट टू राइट अगर जा रहे हैं हम सीरीज में तब।
चलो और आगे आओ, रीजन फॉर डिक्रीज इन द बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू इंक्रीज होगी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा नहीं, मेटल एटम लूज नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन डिफिकल्टी के साथ में लूज करेगा जिससे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज हो जाएगी, और अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं तो फिर क्या होगा, और फिर बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली डिक्रीज हो जाएगी। ये इसी तरीके से याद रखिएगा, इसमें कई सारे रीजन्स आपको मिल जाएंगे और उन रीजन्स की वजह से क्या क्या होता है वो चीजें आपको मिल जाएंगी देखने के लिए, ठीक है। आगे आओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ इस तरीके से डिक्रीज करेगी, आपको पता है, डैश 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 इसलिए क्योंकि 14 एलिमेंट हैं इसमें, ठीक। यहां से वहां तक जाओगे तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रही है। बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, एटॉमिक साइज के, क्योंकि एटॉमिक साइज भी डिक्रीज बेसिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज। क्लियर है। चलो और आगे आओ, बस खत्म हो रहा है। बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन की बेसिसिटी के बारे में बात करो तो वो भी ऊपर से मतलब लेफ्ट टू राइट जब जाओगे तो डिक्रीज करेगी, ठीक है, इतनी बात और कुछ नहीं। रीजन फॉर डिक्रीज इन द बेसिक स्ट्रेंथ, फिर वही सारे वही रीजन होंगे, बिल्कुल वही सेम पेज है, ठीक है ना, सेम पेज है तो कुछ नहीं बताना है इसमें। आगे आ जाओ, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड, ऑर्डर क्या होगा, बस डिक्रीज करेगा तो डिक्रीज कर रहा है, देखो यहां से क्या हो रहा है, लैंथनम, सीरियम, प्रोमीथियम और डैश 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 ल्यूटेटियम तक जाएगा, ठीक, डिक्रीज होता जाएगा। आगे उसके बाद जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड यूजेज ऑफ लैंथेनॉइड्स, मेन यूज जो होता है लैंथेनॉइड का, ये सब सिल्वरी वाइट होते हैं क्योंकि मेटल्स हैं, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, टर्निश रैपिडली इन द एयर, एयर में टर्निशिंग हो जाती है इनके ऊपर, हार्डनेस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर, उधर से इधर जाओगे साइज छोटा होगा, हार्डनेस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। मैनी ट्राइवैलेंट लैंथेनॉइड्स आयंस आर द कलर्ड both in the solid state and in the aqueous solution. Color of these ions may be attributed to the presence of f electron. कलर किसकी वजह से होता है, f इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, आप लोगों को पता ही है ये बात। अब देखो ये एलन जो है किसके लिए यूज किया होगा मैंने, जल्दी बताओ, सारे के सारे लैंथेनॉइड के लिए, ठीक है ना। अगर इसको हैलोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाएगा सब कुछ, क्योंकि इनकी भी मेन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3, तो LnH3 बना दिया, ये LnOH थ्राइज बनाएगा, यहां पर बताओ कार्बन के साथ तो क्या बनाएगा, LnC2 बनाएगा, ठीक है ना, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही बनाएंगे सब। हीटेड विद नाइट्रोजन तो LnN बनाएगा ना, नाइट्राइड बना दिया, अगर सल्फर के साथ तो सल्फाइड बनाएगा, तो Ln2S3 +3 में बनाना है ना। और बताओ फिर अगर ऑक्सीजन के साथ बर्न कर दिया तो Ln2O3 बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। और बताओ अगर इसको हीट कर दिया मैंने एसिड के साथ में तो क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस निकालेगा, क्या निकालेगा, हाइड्रोजन गैस निकालेगा। बात समझ में आई। आगे आते हैं बेटा, यूजेज ऑफ लैंथेनॉइड में बेस्ट यूज जो होता है इनका, प्रोडक्शन ऑफ अलॉय स्टील प्लेट्स एंड पाइप्स के लिए यूज किया जाता है। मेन इनका जो यूज है वो मिस मेटल बनाने में यूज किया जाता है, जिसमें 95% तक लैंथेनॉइड का कोई मेटल होता है, 5% तक आयरन होता है और बहुत कम अमाउंट में सल्फर, कार्बन, कैल्शियम और एल्युमिनियम हो सकता है। तो याद रखिए 95% मेटल मतलब लैंथेनॉइड मेटल कोई होगा, आयरन 5% तक होगा, सल्फर, कार्बन, कैल्शियम, एल्युमिनियम ट्रेसेस में होंगे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मिक्स मेटल, ये एक तरीके का अलॉय होता है, ठीक है ना। मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ द लैंथेनॉइड आर एम्प्लॉयड एज अ कैटलिस्ट इन द पेट्रोलियम क्रैकिंग, पेट्रोलियम क्रैकिंग में यूज करते हैं। इसके बाद ये रहा आपका जो है लैंथेनम, आप जानते हो कि इसके बाद में ये जो हमारी एक्टिनॉइड्स हैं, एक्टिनॉइड्स में क्या है, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम के बाद जितने भी हैं उनको हम लोग ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट बोलते हैं या मैन मेड एलिमेंट बोलते हैं। बात समझ में आ रही है, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट या मैन मेड एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। चलिए खत्म हुआ बेटा चैप्टर एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स में कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं क्योंकि रेडियो एक्टिव होते हैं सभी, इंक्लूड द 14 एलिमेंट, थोरियम टू लॉरेंसियम तक खत्म होगी ये सीरीज। और एक्टिनॉइड जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, सबके सब रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक। आगे आ जाओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका जनरली जो है 5f में इलेक्ट्रॉन जाएगा, 6d में जाएगा क्योंकि ये 7th वाले पीरियड में रखे गए, और s में होगा तो s7 में जाएगा, ठीक है ना, ये तो पता होगा। द इरेगुलरिटीज इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनॉइड लाइक दोज ऑफ द लैंथेनॉइड एंड रिलेटेड टू सब स्टेबिलिटीज ऑफ द F0 और F7 एंड F14, ये हाफ फील्ड फुल फील्ड वाला देख रहे होंगे आप लोग, अकम्पनीज ऑफ द 5f ऑर्बिटल्स। इसके बाद इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो, सिंबल देख लो, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा इनका, क्या क्या होगा वो सब चीज देख लो, ठीक। खाली देखना है, कुछ पढ़ना नहीं, कभी पूछा नहीं गया है इस पे क्वेश्चन और पूछा भी नहीं जाएगा, ये जिम्मेदारी मेरी। एक्टिनॉइड में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया अभी तक इस तरीके का,
ठीक है, इन सबको खत्म करते हैं और खत्म हो गया बस इनके यूजेस और देखने। बेसिक स्ट्रेंथ वगैरह के क्वेश्चन भी इससे पूछे नहीं गए। अरे भाई खत्म हो जाओ जल्दी। चलिए, ये इस तरीके से खत्म हुआ, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल आप लोग लिख सकते हैं। आयनिक साइज जो होगा भाई एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगेगा इनके अंदर, तो ग्रेजुअली डिक्रीज होगा जैसे जैसे उधर से किधर से लेफ्ट से राइट जाएंगे हम। कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रॉम द एलिमेंट टू एलिमेंट इन दिस सीरीज रिजल्टिंग फ्रॉम पुअर सील्डिंग ऑफ द 5f इलेक्ट्रॉन। वहां 4f की वजह से, यहां किसकी वजह से, 5f की वजह से। इंटरस्टिशियल कार्बाइड क्या होता है बेटा? इंटरस्टिशियल कार्बाइड जो होते हैं एफ ब्लॉक के या डी ब्लॉक के एलिमेंट्स मेनली बनाते हैं, और इंटरस्टिशियल कार्बाइड उन कार्बाइड्स को बोला जाता है जो भी कार्बाइड्स हमारे क्या होते हैं, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स बनाते हैं। इसमें स्टेकोमेट्री और नॉन स्टेकोमेट्रिक टर्म से भी आप लोग वाकिफ होंगे थोड़े से, ठीक है ना। चलिए, ऑक्सीडेशन स्टेट, इनकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन जो होती है वो +3 होती है, बस इतनी बात याद रखिएगा और कुछ नहीं। इसके बाद ये एक्टिनियम, ये सब कुछ लिखा गया, आपके सारे के सारे एलिमेंट जो आते हैं सब +3 तो सब शो करते हैं, कुछ कुछ जो होते हैं दूसरी भी शो करते हैं, तो वो भी देख लीजिए। ये एलिमेंट जो होते हैं कुछ और दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, थोरियम जो है नहीं कर रहा है +3 शो, है ना। थोरियम +4 शो करता है, बाकी सब कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इतनी ही होती है इनकी। आगे आ जाओ, बस सिमिलरिटीज पढ़नी है, सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस एंड यूजेस। ठीक, सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस क्या, पहले यहां पर देख लेते हैं हम लोग क्या करैक्टरिस्टिक। एक्टिनॉइड मेटल आर सिल्वरी अपीयरेंस, सिल्वरी होते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं क्योंकि रेडियो एक्टिव होते हैं ना, और बाकी कुछ नहीं है इसमें पॉइंट। सिमिलरिटीज बिटवीन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन +3 दोनों शो करते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव दोनों होते हैं, वेरी रिएक्टिव होते हैं दोनों। एक्टिनॉइड एग्जिबिट द एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लाइक द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ना। मोस्ट ऑफ द कैटाइंस ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स हैविंग द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर पैरामैग्नेटिक। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो किसी में पाया जाए वो कैसा होगा बेटा, पैरामैग्नेटिक होगा। कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। डिफरेंसेस की बात चल रही है हम लोगों की। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती हैं मोर कॉम्प्लेक्स देन दोज ऑफ द एक्टिनॉइड की, मोर कॉम्प्लेक्स होती हैं किसके कंपेयर में, लैंथेनॉइड के कंपेयर में। आयनाइजेशन एंथैल्पी अर्ली एक्टिनॉइड और लोअर, छोड़ो ये पॉइंट नहीं पूछा जाएगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए बहुत जरूरी पॉइंट वहां पर है। मैनी ऑफ दीज मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स आर एसेंशियल कैटलिस्ट इन द केमिकल इंडस्ट्रीज। क्या होते हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज में ये सब यूज किए जाते हैं। दूसरी चीज, यूज्ड इन द वैराइटीज ऑफ द स्टील कैटलिस्ट कॉम्प्लेक्सेस, ऑर्गेनिक सिंथेसिस एक्सेट्रा। MnO2, जिंक, निकल, कैडमियम आर आल्सो यूज्ड इन द बैटरी। और Ag एंड Au आपको पता है यूके के जो कॉइन्स होते हैं उनको बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं, कैटलिस्ट इन केमिकल इंडस्ट्री। B2O5 के बारे में जानते हो आप लोग, SO2 को ऑक्सीडाइज करके SO3 कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड TiCl4। और ये जो होता है ट्राई इथाइल एल्युमिनियम या ट्राई एल्काइल एल्युमिनियम बोल सकते हैं। जगलर नट्टा कैटलिस्ट हाई डेंसिटी पॉलीथीन को बनाने में यूज किया जाता है। आयरन कैटलिस्ट मोलिब्डेनम जो होता है प्रमोटर की तरह यूज करते हैं किसमें, अमोनिया के फॉर्मेशन में, हैबर प्रोसेस में, ठीक है ना। PdCl2 जो होता है कैटलिस्ट बेकर प्रोसेस में यूज किया जाता है, बेकर्स प्रोसेस फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ द इथाइन टू एथेनल। इथाइन टू एथेनल में कन्वर्जन अगर करना होता है तो। निकल कॉम्प्लेक्सेस आर यूजफुल इन द पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज बेंजीन। कल हम लोगों ने किया था इसका यूज, है ना, पॉलीमराइजेशन किया था ना एल्काइन का, और बेंजीन बनाई थी। फोटोग्राफिक इंडस्ट्री डिपेंड अपॉन द स्पेशल लाइट सेंसिटिव प्रॉपर्टीज AGVR ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में एक रिएक्शन यूज की जाती है सनलाइट की प्रेजेंस में। पहले जो फोटो बन करके आता था उसका वो बनता था, क्या बनता था बेटा, क्या बनता था। अरे 4 बजे से दूसरा क्लास है, अभी 4 बजा नहीं, 4 मिनट बाकी है, चैप्टर खत्म हो गया। क्यों वैसी बातें करते हो तुम लोग। कंपैरिजन कर लो लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड का। कंपैरिजन में खाली मैं दिखाऊंगा आपको पॉइंट, बस आपको देखना है, ठीक है ना। और इसका SS लेकर के पढ़ लो तुम लोग, प्लीज SS ले लो जल्दी से। कुछ है नहीं बेटा, जो पढ़ा है सब कुछ वही है, कुछ नहीं है। उसमें क्या होगा 4F, इसमें 5F, इसमें +3 कॉमन, इसमें भी +3 कॉमन, बाकी वो +2 +4 ही शो होते हैं। यहाँ पर +3 +4 +5 +6 +7 भी शो कर सकते हैं।
है ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी कम होती है, ज्यादा होती है। इसमें क्या ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड लेस बेसिक होते हैं, इनके ज्यादा बेसिक होते हैं, ले लिया। और इसमें क्या हो जाएगा बेटा, रेडियो एक्टिविटी, तो एक्सेप्ट प्रोमीथियम को छोड़ दिया जाए तो सबके सब नॉन रेडियो एक्टिव हैं और ये सब रेडियो एक्टिव होते हैं एक्टिनाइड। सम ऑफ द ट्राई पॉजिटिव आयंस आर कलर्ड, और इसमें क्या होते हैं, ज्यादातर कलर्ड ही होते हैं। पैरामैग्नेटिक नेचर कैन इजीली एक्सप्लेन, इसका नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता है। दे डू नॉट फॉर्म द ऑक्सो एनायंस, और ये ऑक्सो एनायंस बनाते हैं इस तरीके के। बस खत्म हो गई बात, ठीक है ना। चलिए चैप्टर खत्म हुआ, और अगली क्लास में हम लोगों का हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स पढ़ना है, तो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू सो मच।